इधर सुनो सारे सब लोग, बोर्ड पे ध्यान दो। एक बुरी खबर, एक अच्छी खबर। ठीक है, पहले कौन सी सुननी है? हाँ भाई सुनो, अच्छी खबर ये है कि तुम्हें मैं असाइनमेंट टेलीग्राम पे डाल रहा हूँ, और बुरी खबर ये है कि आज ही बना लेना है। और है प्लेन नहीं, यही प्लान है, यही प्लान है क्या फिजिक्स? मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, मैं बॉटनी का प्लान बताऊँ, कोई फिजिक्स का कोई प्लान नहीं। बस इधर ध्यान दो, टेलीग्राम पे डाल रहा हूँ मैं अभी। ठीक है अभी डाल रहा हूँ। तुम्हें प्रिंट कराना है, जो कराना है, टोटल 10 पेज है। ठीक है, 207 208 क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करने हैं। प्रिंट आउट निकालो ना निकालो तुम्हारी मर्जी है, अपनी कॉपी में प्रॉपर सॉल्व करना है। ठीक है, सही है। हाँ, दूसरी चीज सुन लो ध्यान से सारे बच्चे। अच्छी खबर ये बुरी, ये अच्छी खबर है असाइनमेंट देना। बुरी खबर ये है कि एक तो आज डाउट पूछ सकते हो, दूसरा आप कल पूछ सकते हो। तो एट मैक्स कल पूछ लेना। ठीक है, जो आज पूछ सकता है आज भी पूछ सकता है। ठीक है, क्लास आपकी 2:15 खत्म होती है। ठीक है, आप 4 बजे 3 बजे आप पूछ सकते हो। ठीक है, बोलो, सही है। हाँ, क्या बैच का नाम है आपका? वो तो एक ही कॉमन ग्रुप है ना टेलीग्राम का, तो अलग अलग है, कॉमन भी है ना, उसी में डाल रहा हूँ। पता नहीं, यहाँ तो नेटवर्क ही नहीं आते, चलो डाल रहा हूँ बेटा। ठीक है, उसको बना लेना आज। उस वाले में मैंने डाल दिया है जो ऑनलाइन वाला है। हाँ, ऑनलाइन वाला भी देखो होगा ना ग्रुप, कोई नहीं होगा, पता नहीं। चलो ठीक है, पढ़ते हैं, स्टार्ट करो। हेडिंग डालो न्यूक्लियस। भाई एक चीज और है, ध्यान से सुने सारे बच्चे। भाई प्लीज सुन लो, पीछे सब लोग जो बातें कर रहे हैं। पॉइंट क्या है आपके पास? आप में से बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है इस बात को लेके कि अगर मैं किसी और चैप्टर का कुछ बताता हूं लिंक करके तो उसमें दिक्कत होती है। तो ये दिक्कत होगी, यस सर मत बोल, सुन ले पहले। ये दिक्कत इसलिए होगी क्योंकि आपने पढ़ा नहीं हुआ उस चैप्टर को। तो ऐसा कोई रूल नहीं है, कोई नियम नहीं है कि आपको सारी बात दूसरे चैप्टर की समझ आए। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको जिस चैप्टर का पढ़ाया जा रहा है उसका समझ आ रहा है, वो इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, उसका मीनिंग समझ में आ रहा है, याद हो रही है चीजें, वो इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है? दूसरे चैप्टर का लिंक करने का मतलब ये होता है कि वो तो ठीक है, वहां पर भी तो दोबारा बताएंगे। सही है, या तो आप यहां पे सुन लो थोड़ा सा, नहीं तो वहां सुन लेना, दोनों जगह बताएंगे। ठीक है, बोलो। ठीक है, उसमें ऐसा नहीं है कोई दवाई है जिसको मैं आपको कहूं खा लो अब इसके बाद से सब समझ आएगा, ऐसी कोई दवाई नहीं आती। फिर बोला कोई, बेटा मत बोला करो ना। देखो, घर में तुम्हारी कोई सुनता नहीं है, और मैं यहाँ पे मैं भी नहीं सुनने का। ठीक है, जब तक तुम कुछ करोगे नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है तुम्हारे जीवन में, है ना? भाई मम्मी सुन लेती है थोड़ा बहुत तुम लोगों की, बाकी नहीं कोई सुनता। हाँ, गुल्ले किसने देख लिया भाई? सीरियल? फिर मना किया था ना। हाँ, क्या शाबाश, यही चाहिए, यही चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं, न्यूक्लियस। हेडिंग डालो, क्लोरोफिल थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन पे, मेम्ब्रेन के ऊपर, मेम्ब्रेन के ऊपर। बस भाई, कोई बात नहीं करेगा। तू कल कहाँ था? आया था कल? नहीं आया था ना? क्यों? नेता ना बन, मैं बता रहा हूँ। हाँ। वीटी सर कहते हैं इस बैच में बहुत नेता है, मैं पिटाई कर दूंगा 2 दिन की, ध्यान रखना। हाँ, बैठ जाओ, ध्यान रखो। स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, जो जो मैं पूछूंगा उसको ध्यान से सुनेंगे और बात करते हुए चलेंगे इस पे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियस के डिस्कवरी की। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों से। हाँ भाई, सबसे पहला क्वेश्चन पीछे तक दिख रहा है यहाँ पर? ठीक है, सबसे पहला सवाल है, क्या न्यूक्लियस जो है उसको हम ऑर्गेनल काउंट करेंगे, यस और नो? रीजन कौन बताएगा?
इसलिए ऑर्गेनल बोलेंगे। मतलब सेल का ऑर्गेनल का मतलब ये होता है कि सेल नहीं है वो प्रॉपर, इंडिविजुअल काम नहीं कर सकता, एक ऑर्गेनल की तरह ही काम करेगा। ठीक है, ये रीजन हो सकता है। ठीक है, बैठ जाओ। बहुत सारी जगह हम लोग न्यूक्लियस को नहीं कंसीडर करते एज ऑर्गेनल, पर आपकी एनसीईआरटी ने लिखा है ऑर्गेनल। तो सबसे पहले समझो, न्यूक्लियस एक ऐसी ऑर्गेनल है, ठीक है, जिसका कंपार्टमेंट साइटोप्लाज्म से अलग होता है और उसके अंदर हम डीएनए रखते हैं। डीएनए को अलग से रखने का मेन रीजन है कि मैं डीएनए को कोई स्पेशल प्रोटेक्शन देना चाह रहा था, इसलिए मैंने उसका कंपार्टमेंट अलग कर दिया। दूसरी चीज क्या है कि डीएनए जो होता है उसमें बहुत सारी प्रोटीन, सुन रहे हो, सबको समझ आ रहा है? एक होता है सुनना, एक होता है प्रोसेस होना, दिमाग में समझ में आ रहा है वो चीज? ठीक है, कहीं डाउट हो पूछ लेना। ठीक है, रिपीट करते हैं। हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है उसको हम एक ऑर्गेनल मानते हैं, क्योंकि वो सेल का एक हिस्सा है और एक प्रॉपर अलग फंक्शन करता है। हमने डीएनए को अलग से एक चैम्बर दिया है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। उसके दो तीन रीजन है। पहला, हम डीएनए को एक स्पेशल प्रोटेक्शन देना चाह रहे थे, क्योंकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से थोड़ा उसको बचाव करना है। दूसरा क्या है कि डीएनए क्या करता है, आरएनए बनाता है। अब हम क्या करना चाहते हैं, डीएनए को कंट्रोल भी करना चाहते हैं। यदि किसी चीज को आपको कंट्रोल करना है तो उसको अलग से रखकर ज्यादा इजीली कंट्रोल किया जा सकता है एज कंपेयर टू साइटोप्लाज्म में रखकर। तो हमें ज्यादा बेटर कंट्रोल करने के लिए डीएनए को, क्योंकि डीएनए क्या बनाता है, आरएनए, और डीएनए पे बहुत सारे टाइप के आरएनए बनाने की इंफॉर्मेशन होती है, बहुत सारे टाइप के, और सारे आरएनए एक साथ नहीं चाहिए। तो कहीं ना कहीं कंट्रोल बेटर बनाने के लिए हमने डीएनए को किस में रखा है, न्यूक्लियस में रखा है। कहां रखा है, न्यूक्लियस में रखा है। ये चीज समझ में आ रही है? अब जब हम बात करते हैं न्यूक्लियस की, तो आपकी एनसीईआरटी ने दो जगह रॉबर्ट ब्राउन का नाम लिखा है, एक स्टार्टिंग में और एक न्यूक्लियस वाले में। तो उन्होंने, रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था, 1831 में न्यूक्लियस देख लिया था। वो टाइम था जब आपके कंपाउंड माइक्रोस्कोप डेवलप थे, पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डेवलप नहीं था। तो न्यूक्लियस का साइज नॉर्मली बड़ा होता है और वो डेंस स्टेन, गाढ़ा स्टेन हो जाता है। गाढ़ा स्टेन का मतलब डार्क कलर का दिखता है स्टेन करने के बाद। तो न्यूक्लियस विजिबल हो गया था किसको, रॉबर्ट ब्राउन को। तो अगर हम डिस्कवरी की बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट हम लिखेंगे कि 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने क्या डिस्कवर किया था, न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। इसके अलावा हमें इसमें और डिटेल नहीं पढ़नी रॉबर्ट ब्राउन की। दूसरी बात क्या है कि एनसीईआरटी कहती है कि जैसे ये सेल है और ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रक्चर दिखा था जिसे हम क्रोमेटिन कहते हैं। क्रोमेटिन शब्द का क्या मतलब होता है बेटा, क्रोमेटिन का मतलब होता है कलर धागा, कलर थ्रेड। कलर थ्रेड का क्या मतलब हुआ, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था फ्लेमिंग। तो फ्लेमिंग ने क्या किया, स्टेन किया इनसाइड न्यूक्लियस। एक एसिडिक मटेरियल था, स्टेन किया, क्या था इनसाइड न्यूक्लियस, क्या था, एसिडिक मटेरियल था। अब ये जो एसिडिक मटेरियल था ये डेफिनेटली डीएनए होगा, क्योंकि डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, एसिडिक चीज पर नॉर्मली चार्ज नेगेटिव होता है। ये बात समझ में आ रही है? एसिडिक चीज पर चार्ज क्या होता है, नेगेटिव हम लेके चलते हैं। तो एसिडिक मटेरियल था इनसाइड न्यूक्लियस, उसको उन्होंने नाम दिया, टर्म एज, उसको नाम दिया क्रोमेटिन। और उस पर कलर आया, स्टेन करके क्या आया, कलर आया। अब मेरी बात सुने ध्यान से, अगर हम लोग जिस चीज से स्टेन करते हैं, अगर कोई चीज एसिडिक है तो उसको बेसिक स्टेन से स्टेन करेंगे, सही है? कोई बेसिक है तो किससे करेंगे, एसिडिक स्टेन से। तो न्यूक्लियस के अंदर फ्लेमिंग ने एसिडिक मटेरियल ऑब्जर्व किया था जिसका नाम क्रोमेटिन रखा, क्योंकि क्रोमेटिन क्या था, उसको स्टेन करके उस पर कोई कलर आ रहा था। यहां पर क्रोमा का मतलब होता है कलर, क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोजोम, क्रोमेटोफोर, समझ में आ रहा है? क्रोमा का मतलब यहां पर क्या है, कलर, सही है? तो क्रोमोजोम का मतलब होता है कलर स्ट्रक्चर या कलर बॉडी। क्रोमेटिन का मतलब है कलर थ्रेड। समझ में आ रहा है? बोलो। जैसे हम लोग लाइसोजोम, मतलब ऐसा स्ट्रक्चर जो लाइसिस करता है, जोम मतलब बॉडी। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये वाली बात समझ में आ गई। अब क्या है बेटा, न्यूक्लियस हमारा कहां दिखता है, इस पे थोड़ी सी बात करते हैं। किन किन को थोड़ा सा आइडिया है कि हमारे पास यूकैरियोट्स में ऐसे सेल साइकिल होती है? सबसे पहला पॉइंट, न्यूक्लियस नॉट विजिबल इन प्रोकैरियोट्स, क्योंकि वहां पर कोई ऐसी चीज होती ही नहीं है। ठीक है,
और इन यूकैरियोट्स, अब आ रहे हैं बेटा उस पे, इन यूकैरियोट्स न्यूक्लियस जो विजिबल होता है वो होता है किसमें? इंटरफेज में। किसमें? इंटरफेज में। इंटरफेज का मतलब है G1S+G2। सही है। जब आप सेल साइकिल देखते हो, ध्यान से सुने बेटा, जब सेल साइकिल देखते हो G1S G2 और ये एम फेज है, G1S G2 को क्या बोलते हैं? इंटरफेज। न्यूक्लियस सिर्फ हमें किसमें दिखता है? इंटरफेज में। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एम फेज में टूट जाती है, इसका मतलब न्यूक्लियस नहीं दिखेगा, क्रोमोसोम दिखेगा। बात समझ में आ रही है? तो जब भी हम न्यूक्लियस पढ़ेंगे तो कौन से स्टेज का न्यूक्लियस पढ़ रहे हैं? इंटरफेज का। इंटरफेज का मतलब है G1 स्टेज, S स्टेज, G2 स्टेज। ये किसकी सेल साइकिल में होती है? यूकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स में क्या होती है? सेल साइकिल होती है। तो उस सेल साइकिल में ध्यान से सुने बेटा, हम लिख सकते हैं कि इन यूकैरियोट्स, इन यूकैरियोटिक सेल साइकिल एम फेज में, एम फेज में क्या विजिबल होगा? एम फेज का मतलब व्हेन सेल डिवाइड, जब क्या होगा? सेल डिवाइड करेगा, तब हमें क्या दिखेंगे? क्रोमोसोम दिखेंगे। मेरी बात सुनो ध्यान से सारे बच्चे, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन होता है। क्रोमैटिन तब दिखता है जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा। G1S G2, तुम्हारा स्किन सेल क्रोमैटिन दिखेगा, न्यूरॉन क्रोमैटिन दिखेगा, लिवर सेल क्रोमैटिन दिखेगा। जो सेल डिवाइड कर रहा है सिर्फ उसमें क्रोमोसोम दिखते हैं। तो जो सेल डिवाइड नहीं करता वो किस फेज में होगा? G1S G2 में से किसी एक फेज में, जिसे आप इंटरफेज कहेंगे। इंटरफेस क्या है? स्टेज है। समझ में आ रहा है? और ये स्टेजेस सिर्फ किस में मिलती हैं? यूकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में ऐसी कोई स्टेज नहीं होती, क्योंकि वहां न्यूक्लियस नहीं होता। यहां तक कोई डाउट? पूछो इसमें, पहले पूछ लो। स्किन सेल अभी डिवाइड नहीं कर रहा तो क्या दिखेगा? क्रोमैटिन। न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जो धागा दिखेगा वो क्रोमैटिन है। कोई भी नॉर्मल सेल बॉडी का, उसमें क्या दिखेगा? क्रोमैटिन, जब तक वो डिवाइड ना कर रहा हो। क्योंकि जब डिवाइड करेगा तभी तो माइटोसिस वाला फेज आएगा, तब तुम्हें क्रोमोसोम दिखेंगे। अब ठीक है, बोलो बच्चे। डिवाइड कर रहा है, देख मेरी बात सुन, ये 10 सेल है लीवर के, इसमें से ये वाला डिवाइड कर रहा है, बाकी में तो तुझे क्रोमैटिन दिखेगा। जो डिवाइड कर रहा होगा उसमें दिख सकता है ना। स्किन सेल भी डिवाइड करता है ऐसे तो। जी नॉट फेज में, G1S G2 में ही होता है जी नॉट फेज। ठीक है, ठीक है। जी नॉट फेज क्या है? सस्पेंड हो गया है। तो सस्पेंड हो गया तो न्यूक्लियस कहां जाएगा? कहीं नहीं जाएगा, वहीं रहेगा। इस पे बात कर लेते हैं। नंबर ऑफ न्यूक्लियस बताओ भाई। नॉर्मली 1, नॉर्मली कितना होगा? 1, नॉर्मली 1। ठीक है। आरबीसी और सीव ट्यूब, इसमें क्या है? न्यूक्लियस एब्सेंट है। न्यूक्लियस एब्सेंट है, पर कैसे एब्सेंट किया है? उसको पहले था, बाद में हटा दिया। इसे कहते हैं ई न्यूक्लिएटेड। सुने ध्यान से। सबने वो खाया फ्रूट्स जिसमें कोई भी बीज नहीं होता? बनाना हो सकता है ऐसा कोई, ग्रेप्स हो सकते हैं। मान लो आम है, उसकी गुठली निकाल दी, ऐसा थोड़ी थी नहीं पहले। ऐसे ही क्या सेल में पहले न्यूक्लियस था, आरबीसी में, सीव ट्यूब में था, मैच्योर में हट गया। हटने के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? ई न्यूक्लिएटेड। समझ में आ रहा है? बोलो, यहां तक क्लियर है? अच्छा, कोई ऐसे सेल जिसमें बहुत न्यूक्लियस होते हैं तो मैनी न्यूक्लियस के लिए न्यूक्लियाई वर्ड यूज करेंगे। सिंगल को कहते हैं न्यूक्लियस, एक से ज्यादा को न्यूक्लियाई। तो मैनी न्यूक्लियाई में एक तो आ गया टेपेटम, याद आ रहा है? टेपेटम आ जाएगा। उसके अलावा फंजाई का ए सेप्टेट हाइफे, एट सेप्टेट हाइफे। इसके अलावा बेटा पैरामीशियम में भी 2 न्यूक्लियस होते हैं। पैरामीशियम में भी कितने न्यूक्लियस होते हैं? 2 न्यूक्लियस होते हैं। एक छोटा न्यूक्लियस होता है, एक बड़ा न्यूक्लियस होता है। सही है? कोकोनट वाटर लिख लो। ठीक है, बोलो। हाँ, यहां तक समझ में आ रहा है? हम न्यूक्लियस कौन से फेज में देखेंगे? G1S और G2 में। उसे हम क्या बोलेंगे? इंटरफेस।
तो जो डायग्राम हम बनाएंगे वो कौन से न्यूक्लियस का बनाएंगे? इंटरफेस का। कल तक भाई सारे कर लेना क्वेश्चंस, मैं पहले बता रहा हूं, ठीक है? कल मुझे कोई दिख जाए और बिना क्वेश्चन करे ना दिख जाए कोई, सही है? हैं? क्वेश्चन करना पहले, 207 क्वेश्चन है, डाउट पूछ ले, खत्म कर बात को। आ गया टेलीग्राम पे? देखा किसी ने? आ गया, ठीक है। हाँ बेटा, क्या कह रहा है? ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो इसको ठीक करो, कोई किसी को बुला के लाओ। है, इसको कर दो बेटा, ठीक कर दे बच्चे, या किसी को बुला लाओ, नहीं तो आपसे नहीं होगा तो। बस भाई, बोला नहीं? हाँ बच्चे, बात ना करो, लिखो जल्दी से। लिख लिया? भाई एक चीज सुन लो ध्यान से, कल तक सारा क्वेश्चन कर लेंगे, है ना? कोई फर्जी बात नहीं। कोई असाइनमेंट किसी और सब्जेक्ट का मिलाओ, रात में करो, वो आपकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं है। सही है? हाँ, सीव ट्यूब बेटा उसमें मिलती है, फ्लोएम में, याद करो, जाइलम फ्लोएम, फ्लोएम में मिलती है। मैच्योर स्टेज बनने में हट जाता है, पहले रहता है, स्टार्टिंग में रहता है। हाँ, चलें जल्दी से। जल्दी करो बेटा, लिख लो एक बार जल्दी से। बातें ना बनाओ यार, सीरियस रहा करो पढ़ाई करते वक्त, है ना? आ जाओ, लिख लिया सबने ना? ठीक है, स्टार्ट करें इंटरफेस न्यूक्लियस की। इस इंटरफेस न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है? G1s G2 में से कोई भी स्टेज का न्यूक्लियस होगा, सही है? G1s G2 में से कोई भी स्टेज का न्यूक्लियस होगा, ठीक है? क्लियर? अब नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, इंटरफेस न्यूक्लियस की बात करते हैं और इसको ध्यान से समझते हैं, ठीक है? G1s और G2, ठीक है? हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ इंटरफेस न्यूक्लियस की, ठीक? अब देखो, हमने इस तरीके से एक न्यूक्लियस बना रहे हैं, यहां पे ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, न्यूक्लियस में डबल मेम्ब्रेन होती है, ऐसे इस तरीके से क्या होती है? डबल मेम्ब्रेन होती है। तो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है, न्यूक्लियस भी क्या है? डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है। अब ध्यान से देखें बेटा सारे बच्चे, हमारे पास इसको हम कह रहे हैं आउटर मेम्ब्रेन, ये लिपिड की बनी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये किसके कॉन्टिनेशन में होती है? ईआर के। किसके कॉन्टिनेशन में होती है? ईआर के। कौन सा ईआर? रफ ईआर, सही है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कॉन्टिनेशन में होती है। यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक है, दूसरी चीज समझो, इस वाले को हम क्या बोलते हैं? इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन, ठीक है? इनर मेम्ब्रेन किसके कांटेक्ट में है? न्यूक्लियोप्लाज्म के, कांटेक्ट विद न्यूक्लियोप्लाज्म, सही है? डन है? आगे सुनो, आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच की ये जगह, इसको क्या बोलते हैं? पेरी न्यूक्लियर स्पेस। सारे बच्चे ध्यान से देखो बेटा, ये आउटर और इनर मेम्ब्रेन, इसके बीच के स्पेस को कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। पहली बात, ये नॉर्मल माइक्रोस्कोप में ये जगह नहीं दिखती, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ही दिखेगी, क्योंकि इसका जो साइज है ना इस जगह का, 10 से 50 नैनोमीटर है।
इसका मतलब ये मुझे सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दिखेगी, 10 से 50 नैनोमीटर है। ठीक है, दूसरी बात ये है बेटा कि ये जो पेरी न्यूक्लियर स्पेस है, जैसे हम लोग कई बार क्या करते हैं, राइबोसोम भी ना इस पर अटैच हो जाते हैं आउटर मेम्ब्रेन पर, ऐसे इस जगह को ईआर के जैसे ल्यूमन का यूज करने लगते हैं। ठीक है, दूसरी बात, अगर आप ध्यान से देखें, ध्यान से अगर आप देखें, ये आउटर और इनर मेम्ब्रेन किसी एक जगह जाकर मिल रही है, यहां पर मिल गई, ऐसे ही ये यहां पर मिल गई, तो एक जगह क्रिएट हो गई, इसे न्यूक्लियर पोर कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? न्यूक्लियर पोर कहते हैं। ध्यान से सुनना मैं जो बोलना चाह रहा हूं, अगर मुझे साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में रेगुलर कांटेक्ट रखना है तो मुझे उस ऑर्गेनल में बड़े छेद चाहिए, नहीं तो नॉर्मल मेम्ब्रेन से भी काम चल जाता है, जैसे ईआर, गोल्जी बॉडी, उसमें कोई पोर तो होते नहीं है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में रेगुलर कांटेक्ट रखना है, बहुत सारी चीजें हैं जो न्यूक्लियस के अंदर चाहिए। न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारी प्रोटीन की जरूरत होती है। उदाहरण के लिए मुझे हिस्टोन्स चाहिए जिसके आसपास डीएनए को लपेटते हैं, मुझे और दूसरी प्रोटीन चाहिए जिन्हें नॉन हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। जितने भी तरह के एंजाइम है जो न्यूक्लियस में चाहिए, डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, जो क्या बनाते हैं डीएनए और आरएनए, वो सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। तो जो भी प्रोटीन की चीजें हैं वो न्यूक्लियस के अंदर जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि प्रोटीन हमेशा बनती कहां पर है? साइटोप्लाज्म में। समझ आ रहा है? ठीक है, और जो भी चीज न्यूक्लियस में बनेगी वो बाहर आ सकती है। न्यूक्लियस में बनने वाली एक ही चीज है जो बाहर आती है, वो आरएनए है। समझ में आ रहा है? टी आरएनए, एम आरएनए, आर आरएनए, जो भी आरएनए न्यूक्लियस में बनता है वो बाहर आता है। अगर आपसे पूछा जाए न्यूक्लियर पोर का क्या काम है, चीजें न्यूक्लियस के अंदर ले जाना, अंदर क्या चीजें जाती हैं? प्रोटीन्स जाती हैं। बाहर क्या आता है? आरएनए आता है। यहां तक कोई डाउट है? बोलो, यहां तक समझ में आ रहा है? ये काम है न्यूक्लियर पोर का, ये काम है न्यूक्लियर पोर का, जहां पर आउटर और इनर मेम्ब्रेन जुड़ जाती है। बोलो, ठीक, क्लियर है? अब जरा आगे चलते हैं, आगे सुनो ध्यान से। बेटा ये न्यूक्लियर पोर आपको कैसे दिखेगा? एक सर्कल है, सर्कल के ऊपर छेद दिखेंगे, स्फीयर होता है ना, उस पे छेद जैसा दिखेगा न्यूक्लियर पोर। समझ आ गया? बोलो, ठीक है। अब मेरी बात सुने ध्यान से। अब मेरे पास इसके अंदर जो लिक्विड होता है, उस लिक्विड को हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। थोड़ा सा डेंस होता है ये लिक्विड जो होता है हमारे पास, इसके अंदर होता है, थोड़ा सा डेंस होता है, इसे न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। सही है, इसे न्यूक्लियोप्लाज्म बोल रहे हैं। इसमें हमारे पास डीएनए क्रोमेटिन की फॉर्म में ये डीएनए प्रेजेंट है। कैसे प्रेजेंट है? क्रोमेटिन की फॉर्म में ये डीएनए प्रेजेंट है। उसके अलावा एक डेंस स्टेन स्ट्रक्चर होता है। अब ये डेंस स्टेन स्ट्रक्चर क्या है बेटा? ये कुछ नहीं है, यहां पर भी डीएनए प्रेजेंट होता है, यहां पर भी डीएनए ही प्रेजेंट होता है। इस डेंस स्टेन स्ट्रक्चर का नाम न्यूक्लियोलस है। क्या नाम है? न्यूक्लियोलस। सही है, तो एक एक करके देखते हैं। यहां पर जो लिक्विड है क्या नाम रखा है बताओ? इस लिक्विड का क्या नाम रखें? न्यूक्लियोप्लाज्म। यहां लिक्विड है जिसका नाम है न्यूक्लियोप्लाज्म। और कोई नाम रख सकते हैं? एक और नाम दिया हुआ है, न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियर मैट्रिक्स। क्या दे रखा है? न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियर मैट्रिक्स। ये क्या है? ये क्या है? क्रोमेटिन है। ये क्या है? क्रोमेटिन है। कोई डाउट? ये क्या है? न्यूक्लियोलस है। क्या है ये? न्यूक्लियोलस है यहां पर। ठीक है, न्यूक्लियोलस की कोई मेम्ब्रेन होती है नहीं। यहां पर जो डीएनए होता है, इधर देखें बेटा, ध्यान से देखें, जैसे यहां वाला डीएनए ने जो आरएनए बनाया वो टी आरएनए और आर आरएनए होता है। यहां पर जो आरएनए बनता है वो हमेशा कौन सा होता है? आर आरएनए। कौन सा होता है? आर आरएनए। रिपीट करूंगा, ध्यान सुने। जो भी डीएनए न्यूक्लियस में होता है वो 3 तरह के आरएनए बनाता है। आरएनए केमिकली सेम है, फंक्शन वाइज अलग है। एक मैसेंजर आरएनए, एक राइबोसोमल आरएनए और एक टी आरएनए। राइबोसोमल आरएनए हमेशा न्यूक्लियोलस में बनता है। ये बात समझ में आ रही है? बोलो, ये बात समझ में आ रही है? जल्दी बताओ बेटा, ये बात समझ में आ रही है? बच्चे पेन दे, कुछ दे दो और दे दे।
जो समझाऊंगा अगर ध्यान से समझ में आ गया तो आपके काम का है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के। जिसको ना समझ में आए, ये लगे कि नहीं मेरे ने बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा हुआ, तो फिर वहां भी समझ में आएगा। दोबारा बताता हूं मैं हमेशा, सुनो ध्यान से। मेरे पास राइबोसोम जो होते हैं उसमें 2 सब यूनिट होती है, ये पता है सबको? ठीक है, ये 1 सब यूनिट है, ये 2 सब यूनिट है। हर सब यूनिट 2 चीजों का बना है, आरएनए प्लस प्रोटीन। ये समझ में आ रहा है? हर सब यूनिट किसका बना है? आरएनए प्लस प्रोटीन, 2 चीजों का बना है। मान लो ये 60S है, ये 40S है, इसको जोड़ के क्या बनाते हैं? 80S बनाते हैं। ये बात समझ में आ रही है? इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब सुनो ध्यान से, मैंने क्या बोला? यहां आरआरएनए बन गया, यहां बन गया आरआरएनए, ठीक है। अब मुझे इसके साथ प्रोटीन जोड़नी है, समझो। तो आरआरएनए के साथ प्रोटीन जोड़ने के लिए प्रोटीन यहां से अंदर जाती है, ठीक है। तो मैंने यहां पर अंदर 60S बना लिया और अंदर ही 40S बना लिया। मेरी बात समझना ध्यान से, मैंने क्या किया? आरआरएनए यहां बना, ठीक है, उसके साथ मैंने क्या जोड़ी? प्रोटीन। तो एक सब यूनिट बन गई, कौन सी वाली? बड़ी वाली। ऐसे ही मेरे पास ये आरआरएनए है, प्रोटीन, छोटी वाली सब यूनिट बन गई। ये सब यूनिट बनती न्यूक्लियोलस में है, लेकिन कंप्लीट राइबोसोम ये साइटोप्लाज्म में आके बनाती है। रिपीट करूं? फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। राइबोसोम जो होता है, जो 80S होता है, उसमें 2 सब यूनिट होती है, ये 60 है, 40 है। हर एक सब यूनिट आरआरएनए प्लस प्रोटीन की बनी है, आरआरएनए प्लस प्रोटीन की बनी है। आरआरएनए बनता कहां है? न्यूक्लियस में, सही है। एक तरीका यह है कि या तो मैं क्योंकि प्रोटीन कहां बनती है? साइटोप्लाज्म में। एक तरीका यह है, या तो मैं आरआरएनए बाहर ले आऊं प्रोटीन से जोड़ने के लिए, या कोई प्रोटीन अंदर ले जाऊं। समझ आ रहा है? तो मैं आरआरएनए को वहीं रखता हूं, प्रोटीन को ले जाता हूं, तो 60S सब यूनिट बन जाती है। ऐसे ही मैं आरआरएनए वहां रखता हूं, प्रोटीन ले जाता हूं, 40S सब यूनिट बन जाती है। वो सब यूनिट बाहर आ जाती हैं। कंप्लीट राइबोसोम वो तब बनाते हैं जब प्रोटीन बनानी होती है, और वो कहां बनाते हैं? कहां बनाते हैं? साइटोप्लाज्म में। तो यदि किसी क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि राइबोसोम बनते कहां पे हैं? न्यूक्लियोलस में, गलत नहीं है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? 60S 40S बनता न्यूक्लियोलस में ही है। कैसे? आरआरएनए बन जाता है, प्रोटीन जाके जुड़ जाती है। लेकिन अगर पूछा जाए कि राइबोसोम की असेंबली कहां होती है, वो सब यूनिट जुड़ती कहां पर है? साइटोप्लाज्म में। टॉपिक समझ में आ गया? बोलो, बोल बेटा। मैं कह रहा हूं तू समझ नहीं रहा। सब यूनिट का मतलब 2 हिस्से, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा। हर एक हिस्सा 2 चीजों का बना है, आरआरएनए प्लस प्रोटीन, आरआरएनए प्लस प्रोटीन। आरआरएनए बनता कहां है? न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो प्रोटीन उसके साथ ले जाके जोड़ देते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो एक सब यूनिट बन गई, कौन सी? 60S। समझ आया? ऐसी दूसरी सब यूनिट बन गई 40S। आरआरएनए न्यूक्लियस के अंदर बना था, प्रोटीन ले गए। अब ये दोनों सब यूनिट न्यूक्लियर पोर से बाहर आ जाती हैं, और ये कब जुड़ती है? साइटोप्लाज्म में, जब प्रोटीन बनानी हो। ये समझा रहा हूं है। 60S 40S अंदर अलग अलग है, क्योंकि वो जुड़ेगा ही जब जब प्रोटीन बनानी है। ले बेटा, प्रोटीन बनाने के लिए जुड़ता है। अच्छा, प्रोटीन से कब जुड़ता है? न्यूक्लियस के अंदर ही। बच्चे मेरी बात समझ ध्यान से, वो प्रोटीन अलग प्रोटीन होती है। अरे यार, वो ईंट का भट्टा देखा तुमने? वो किसका बना होता है? ईंट का ही बना होता है ना, ईंट ही बना रहा है ना वो। तो राइबोसोम खुद भी प्रोटीन का ही बना है, समझ। पर वो बनाता प्रोटीन ही है। तो जो उसकी वाली प्रोटीन होती है वो न्यूक्लियस में अंदर आती है, तो पहले सब यूनिट बनती है, सब यूनिट दोनों बाहर आ जाती है। फिर कंप्लीट राइबोसोम तब बनता है जब प्रोटीन बनानी होती है, और उसके लिए मैग्नीशियम चाहिए जुड़ने के लिए। ठीक है, बनाओ, नोट करो, जल्दी लिखो। कंपेनियन सेल सीव ट्यूब को कंट्रोल करता है, बता। नहीं, कंपेनियन सेल सीव ट्यूब को कंट्रोल करता है। आगे बोल, क्या कह रहा है? हाँ हाँ, जाने दे, प्रोटीन ही बना के भेज देंगे। राइबोसोम क्यों भेजना है? प्रोटीन बना के भेज दे, ठीक है? हाँ, तेरे घर खाना खाने कोई आएगा, तू खाना देखेगा कि बर्तन दे देगा उसे? खाना दे दे, अंदर जाएंगे, आरएनए बाहर आएगा।
क्या हो सकता है? कर सकते हैं, पर खोजेंगे कहां उसके साथ की प्रोटीन? तो समझे नहीं मेरी बात बच्चे। मैं एक जगह आरआरएनए बना रहा हूं, वहां प्रोटीन लाना आसान है। पहले मैं आरएनए को बाहर ले जाऊं, फिर उसके साथ वाली प्रोटीन कहां खोजूंगा साइटोप्लाज्म में? एक प्रोटीन अंदर जाती है जो आरआरएनए के साथ जुड़ती है। तो एक राइबोसोम की क्या बनती है? सब यूनिट, पूरा राइबोसोम नहीं। क्या? बेटा क्या लिखा है इसमें? सिंथेसिस लिखा हुआ है, असेंबली कहां लिखा है? हे भगवान, आरआरएनए की बात कर रहा है। आरआरएनए की फुल फॉर्म राइबोसोमल आरएनए होती है। हाँ, वो आरएनए की बात कर रहा है। हाँ बेटा, वो प्रोटीन बनाएगा, वो दो सब यूनिट है। ये वाली, ये वाली कौन सी है? 60s है, ये 40s है। ये तो जुड़ी तब है जब अंदर बन गई थी। ये तो भाई ये ईआर जैसी काम करता है। ये जो आउटर मेम्ब्रेन है ना, ये ईआर की मेम्ब्रेन जैसा काम करता है। तो उस पर राइबोसोम लगते हैं कि नहीं? इसलिए लगा रखा है। बनने चाहिए यूकैरियोट्स के, और प्रोकैरियोट्स वाले उसी के अंदर होते होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड के अपने बनते होंगे, अपना खुद का बनेगा भाई। मैग्नीशियम साइटोप्लाज्म में पहले से होता है। एक फिक्स कंसंट्रेशन होनी जरूरी है, नहीं तो राइबोसोम जुड़ते नहीं है। ठीक है, जल्दी लिख लिया? जल्दी करो यार तुम लोग, इतना धीरे लिखोगे तो कैसे होगा? न्यूक्लियोलस क्या होता है? विदाउट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। ध्यान सुने, मैं लिखवा रहा हूं। न्यूक्लियोलस विदाउट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। यहां पर जो डीएनए होता है वो कौन सा आरएनए बनाता है? आरआरएनए। न्यूक्लियस, अब ये आरआरएनए राइबोसोम बनाएगा। तो न्यूक्लियोलस का साइज छोटा बड़ा हो सकता है डिपेंडिंग कितनी प्रोटीन बनानी है। यदि ज्यादा प्रोटीन बनानी है तो ज्यादा आरआरएनए बनाना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो, सही है। न्यूक्लियोलस की संख्या एक से ज्यादा हो सकती है, पर कम से कम एक होना चाहिए। जितना ज्यादा न्यूक्लियोलस उतनी ज्यादा सेल में प्रोटीन बन रही होगी। है? नहीं, विदाउट मेम्ब्रेन होता है। हाँ, ऑर्गेनल है, क्योंकि वहां एक अलग फंक्शन हो रहा है। ऑर्गेनल की परिभाषा एक ऐसी जगह या ऐसा लोकेशन जहां फंक्शन अलग हो रहा है। विद मेम्ब्रेन, विदाउट मेम्ब्रेन, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, न्यूक्लियस में कोई प्रोटीन नहीं बनती। न्यूक्लियस की सारी प्रोटीन साइटोप्लाज्म में बनकर बाहर आती है, पर न्यूक्लियस के अंदर इंफॉर्मेशन जरूर है प्रोटीन बनाने के लिए। सही है? हाँ, चलें आगे। फास्ट लिखें। चलिए शुरू करिए, अगले पेज पे लिखेंगे हम लोग। जरा एक एक बात जल्दी से। हाँ बेटा, तेज बोल। तेज। ये ठीक है। आउटर और इनर मेम्ब्रेन की जगह को हम क्या लिखेंगे? ये 10 टू कितना है? 50 नैनोमीटर। चलो आओ, लिखना स्टार्ट करो। सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसी है? डबल मेम्ब्रेन। यस। इसका एक और नाम क्या है? न्यूक्लियर एनवलप। क्या है? न्यूक्लियर एनवलप। इसमें आउटर मेम्ब्रेन, हाँ बताओ भाई, जल्दी बोलो। इसमें दो तरह की मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन पर क्या अटैच हो सकते हैं? राइबोसोम अटैच हो सकते हैं। और वो किसके कॉन्टिनेशन में है? हाँ, कंटिन्यूएशन विद कौन सा ईआर? आर ईआर। कोई डाउट नहीं। इनर मेम्ब्रेन साथ के साथ लिखो, मैं टाइम नहीं दूंगा, साथ लिखो। ये समझा दिया है। इनर मेम्ब्रेन बताओ। हाँ, इन कांटेक्ट विद न्यूक्लियोप्लाज्म। हाँ भाई, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, मुझे बताना आप ये समझ पा रहे हो कि नहीं। एम फेज में जो माइटोसिस है, एम फेज जिसे माइटोसिस कहते हैं, उसमें न्यूक्लियस नहीं होता, क्योंकि न्यूक्लियस ही नहीं है। तो क्या उसमें प्रोटीन बनती होगी सेल में? नहीं।
बेटा न्यूक्लियस नहीं है तो क्या हुआ है कि आरएनए नहीं बन रहा है, किसी भी प्रकार का आरएनए नहीं बन रहा है, और न्यूक्लियस भी नहीं है, तो एम फेज में कोई प्रोटीन नहीं बनाते। हाँ, G2 फेज में जो बनती है वही काम करती है। किसी को समझ आया नहीं आया? नहीं आया? न्यूक्लियस को किससे रिलेट कर रहे हैं? प्रोटीन बनाने से रिलेट कर रहे हैं। सही है? तो जब अगर एम फेज में है ही नहीं न्यूक्लियस, तो फिर प्रोटीन सेल में नहीं बनेगी। न्यूक्लियोप्लाज्म, इसका एक और नाम क्या है? न्यूक्लियर मैट्रिक्स, ऑल्सो नोन एज न्यूक्लियर मैट्रिक्स। इसमें दो चीजें होती हैं, इनमें दो चीजें हैं, हैव क्रोमेटिन, और बताओ, एंड नहीं, क्रोमेटिन एंड न्यूक्लियोलस, ये दो चीजें न्यूक्लियोप्लाज्म में होती हैं। सही है? अब क्रोमेटिन क्या होता है बेटा? कंडेंस फॉर्म है डीएनए की। डीएनए की क्या है? कंडेंस फॉर्म है, कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए। मेरी बात सुनो ध्यान से, यूकैरियोट्स में, ह्यूमन की बात कर रहा हूं, इधर देखें सारे बच्चे, ये सेल है, ये साइज देखो, 10⁻⁻6 मीटर, या मैं बोल सकता हूं 1 माइक्रोमीटर। बोर्ड पे ध्यान दो सारे, ये 1 माइक्रोमीटर बड़ा डीएन वो है, न्यूक्लियस है, 1 माइक्रोमीटर। इसको हम बोल सकते हैं 10⁻⁻6 मीटर। समझ में आ रहा है? इसमें मुझे अगर 2 मीटर बड़ा डीएनए रखना है तो मुझे उसको कंडेंस करके रखना पड़ेगा, आएगा तो नहीं भाई? 1 माइक्रोमीटर 10⁻⁻6 मीटर वाली जगह में 2 मीटर लंबी चीज कंप्रेस करके तो आएगी। तो क्रोमेटिन क्या है? कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए है, प्लस उसमें कुछ क्या आता है? आरएनए आता है, प्लस प्रोटीन्स आती हैं। अब प्रोटीन्स दो तरह की होती है, एक होती है हिस्टोन्स और दूसरी नॉन हिस्टोन्स। क्या मेरी बात समझ में आ रही है यहां तक? बोलो, हिस्टोन्स और नॉन हिस्टोन, ये किसके लिए बात कर रहे हैं? क्रोमेटिन के लिए। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियोलस की। न्यूक्लियोलस देखो बेटा, सबसे पहले विदाउट मेम्ब्रेन है, इसकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। सही है? ये किसकी साइट है? साइट ऑफ आरएनए। आरएनए को ही क्या बोलते हैं? राइबोसोमल आरएनए। यहां पर राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस होती है। यस, ठीक है। अगर इसका साइज एंड नंबर कैन बी वेरिएबल, क्या हो सकता है? नंबर और साइज क्या हो सकता है? वेरिएबल। किस पे डिपेंड करेगा? डिपेंड ऑन एक्टिविटी। एक्टिविटी मतलब कितनी प्रोटीन बना रहा है। यस, ये वाली बात समझ में आ रही है? सही है। एक से ज्यादा न्यूक्लियोलस के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? न्यूक्लियोलाई। न्यूक्लियाई और न्यूक्लियोलाई अलग अलग है? वाह, फिजिक्स यहीं रहो बेटा। न्यूक्लियस का एक से ज्यादा न्यूक्लियाई, न्यूक्लियोलस का न्यूक्लियोलाई। समझ आया? इसको क्या बोलोगे? न्यूक्लियोलाई। अगर क्या है ये? मैनी है। कैसा होगा? डेंस स्टेन होता है। यस, डेंस स्टेन होता है। किसको नहीं समझ में आ रहा? न्यूक्लियस के अंदर वैसे जो पानी है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कह रहे हैं, न्यूक्लियर मैट्रिक्स कह रहे हैं। ठीक है, प्रॉपर पानी नहीं होता, उसमें कुछ थ्रेड्स भी होती हैं। उसके अलावा डीएनए जो प्रेजेंट है उसे क्रोमेटिन कह रहे हैं, पर क्रोमेटिन में सिर्फ डीएनए नहीं है, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन है। प्रोटीन दो तरह की हैं, हिस्टोन्स और नॉन हिस्टोन्स। ठीक है, उसके अलावा मेरे पास न्यूक्लियोलस है जो विदाउट मेम्ब्रेन है। कोई डाउट है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। हाँ बेटा, है कंटिन्यूएशन विद आर का क्या मतलब होता है बेटा? कि जैसे मान ले मैंने यहां पर ये न्यूक्लियस बनाया,
इसी की आउटर मेम्ब्रेन के साथ ईआर बन जाता है ऐसे। और कौन सा ईआर बनता है? आरईआर। इस पे भी राइबोसोम लगे रहते हैं, कई बार इस पे भी राइबोसोम लगे रहते हैं। ठीक है, क्लियर? हाँ बेटा, ईआर बनाता है। हाँ, नहीं नहीं नहीं, साइटोस्केलेटन में प्रोटीन आती है। ठीक है, ईआर नहीं आएगा। हाँ, स्केलेटन मतलब थोड़ा बहुत सपोर्ट जरूर देता है, पर साइटोस्केलेटन वर्ड में नहीं लिख सकते। लिख लिया सबने? एनसीईआरटी पढ़ो, जिन्होंने लिख लिया टाइम ना खराब किया करो बैठ के। हाँ बोल। बच्चे सुन मेरी बात, मान ले तेरे पास 100 प्रोटीन है, उसमें से 80 हिस्टोन है, तो बाकी बची हुई प्रोटीन को तू क्या नाम दे सकता है? नॉन हिस्टोन। वो अलग अलग होती हैं, उनमें कोई क्लासिफिकेशन नहीं। हमने क्या किया, हमने बोला कि एक मेन प्रोटीन होती है जिन्हें हिस्टोन्स कहते हैं, जिसमें डीएनए को लपेटा जाता है। दोनों हेल्प करती हैं। मैं सिर्फ तेरे को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, नॉन हिस्टोन कोई नाम नहीं है, मैक्सिमम प्रोटीन हिस्टोन्स हैं। उसके अलावा जो बचती है उनको हमने क्या नाम दे दिया? नॉन हिस्टोन्स। समझ आ रहा है? हाँ, चले भाई, लिख लिया? तुम लोग सोते हुए क्यों रहते हो क्लास में, क्या हुआ है? दुखी रहते हैं आधे बच्चे यहाँ पे हमारी क्लास में। बेटा मैं फिर बोल रहा हूं, मजा नहीं आएगा लेकिन रिजल्ट आ सकता है बस, इसलिए प्लीज पढ़ाई करो। और जो सारी चीजें छोड़ो, क्वेश्चन कल बना के रखना। इंपॉर्टेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है लास्ट वाला, क्वेश्चंस नहीं बने, समझ नहीं आया। और एक चीज और है, 10 क्वेश्चन कर रहे हो, 5 में डाउट आ रहा है, नोट्स याद करो। समझ आ रहा है? इसका मतलब तुम्हें नोट्स याद नहीं है। अब तुम मेरे से पूछ रहे हो सर एक्टिव साइट ऑफ आरआरएनए सिंथेसिस, सर यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, क्या होगा आंसर? ऐसा कोई क्वेश्चन पूछता मिल गया, उसकी पिटाई कर दूंगा मैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये कोई पूछने वाला क्वेश्चन थोड़ी है। यहाँ लिखा आरआरएनए बनता है ना, कहां बनता है? न्यूक्लियोलस में। समझ आया नहीं आया? बच्चे मैं ये बता रहा हूं कि ये 1 माइक्रोमीटर का न्यूक्लियस है, इसके अंदर 2 मीटर लंबा डीएनए हमें रखना है। तो क्या इसको मैं सीधे ऐसे रख सकता हूं? तो बहुत बड़ा हो गया, कंप्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, अब तो मेरे से ये क्वेश्चन पूछोगे कि आरईआर पे राइबोसोम अटैच होता है, तो फिर वो क्वेश्चन पूछने क्या मतलब है फिर? सही है ना? बोलो। वो डाउट नहीं हुआ, वो ये हो गया कि तुम दिखाना चाह रहे हो कि सर मैं पढ़ रहा हूं, वो सिर्फ इसलिए होता है। आओ भाई, है कह रहा हूं 1 माइक्रोमीटर। एनसीईआरटी ने क्लास 12th की जो बुक है उसमें 10⁻⁻⁶ मीटर, तो 1 माइक्रोमीटर हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब हल्का सा उससे क्लोरोप्लास्ट से छोटा ही होता होगा। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन नीड। सही है, चलो चलते हैं। इधर आओ भाई, सबसे पहले इधर देखें सारे बच्चे, इधर देखो। मेरे पास ये न्यूक्लियस है, बोर्ड पे ध्यान रखो भाई, ये न्यूक्लियस है, सबको दिख रहा है? ये इसका क्रोमेटिन है। ये कौन सी फेज है? इंटरफेज है। इंटरफेज है, जिसमें मेरे पास ये डीएनए कितना है मान लो, ये डीएनए मान लो 2 मीटर का होता है ह्यूमन में। 2 मीटर का किस में होता है? ह्यूमन में। एनसीईआरटी ने 2.2 मीटर ह्यूमन सेल में, एक ह्यूमन में नहीं, ह्यूमन के एक सेल में है 2.2 मीटर। यहां पर 2 लिखा है, तेरे क्लास 12th में 2.2 लिखा है, तो दोनों नहीं देगा ऑप्शन में कभी। तुझे ये समझना है, किसी भी डिप्लॉयड, तुम्हारी सारी कोशिकाएं डिप्लॉयड हैं, किसी भी डिप्लॉयड सेल में डीएनए की लेंथ कितनी होती है? 2.2 या 2 मीटर होती है। अब ये क्या बोल रहा है? 2 मीटर लंबा डीएनए है, कितनी लेंथ है? 2 मीटर, ये लेंथ है इसकी। और ये किसमें है? वो कम इंटरफेस में, किसकी फॉर्म में है? क्रोमेटिन की फॉर्म में। अब क्या होगा, जब एम फेज आएगा, जब हमारे पास क्या आएगा? एम फेज आएगा। एम फेज का मतलब होता है सेल डिवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है? सेल डिवाइड कर रहा है। तो जब सेल डिवाइड करेगा तो मेरे पास क्रोमोसोम विजिबल होंगे। तो कितने क्रोमोसोम विजिबल होंगे? क्रोमोसोम विजिबल होंगे कितने? 46। किससे विजिबल हो रहे हैं? 2 मीटर डीएनए से।
2 मीटर लंबा डीएनए कितने क्रोमोसोम में डिवाइड होगा? 46 में। ये वाली बात समझ में आई? अरे ये वाली बात समझ में आई? ये डीएनए अभी तो कम जगह में रखा है, इसको पूरा लंबा खींच दूं, ये 2.2 मीटर या 2 मीटर लंबा डीएनए है। ये कौन से फेज में है? इंटरफेज में। जब ये एम फेज में आएगा तो ये क्या हो जाएगा? कंडेंस होगा, क्रोमोसोम बनाएगा। तो कितने क्रोमोसोम बनाएगा? 46 क्रोमोसोम बनाएगा। यहां तक समझ में आ रही है? बोलो, यहां तक समझ में आ रही है? अब देखो, अब हम किसी एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बनाते हैं। इस तरीके से हम किसी एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। यहां पर यह जगह सेंट्रोमियर है, सही है, और इसके ऊपर एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर है, इसको काइनेटोकोर कह रहे हैं। तो देखते हैं, लिखते हुए चलते हैं। सबसे पहले इसको कहते हैं आर्म, इस पूरे को कहते हैं क्रोमेटिड। यस, इसको कहते हैं सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर का एक और नाम होता है प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। क्या नाम होता है? प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, सही है। इसको कहते हैं काइनेटोकोर। क्या बोलते हैं? काइनेटोकोर। ये दिख रहा है आपको? क्रोमोसोम के एंड को बोलते हैं टीलोमियर। क्या बोलते हैं? टीलोमियर। रिपीट करता हूं, ये जो एक है, ये क्रोमेटिड है, इसमें एक और दो आर्म है, सही है? सही है। तो एक आर्म हो गई और कितने क्रोमेटिड हो गए? दो क्रोमेटिड एक ही सेंट्रोमियर पे जुड़े हैं, उन्हें सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं। सिस्टर क्रोमेटिड का मतलब है ये दोनों एक दूसरे की कॉपी होते हैं। अगर यहां ए जीन है तो यहां भी ए जीन होगी, यहां बी जीन है तो यहां भी बी जीन होगी। ये दोनों एक दूसरे की कॉपी होते हैं। यहां तक समझ में आ रहा है? बोलो, ठीक है। हम आपको, अगर सेल साइकिल आप ध्यान से देखो, अगर आप कोई सेल साइकिल देखो ध्यान से, हमारे पास ये एम फेज है, G1 है, S और G2 है। सेल साइकिल ऐसे चलती है, ऐसे डायरेक्शन ये है इसकी। तो जो एम फेज है वो G2 के बाद आएगा, सही है। तो आपको ये समझना है कि जब भी हम क्रोमोसोम बनाते हैं, देखो G1 फेज में इसे क्रोमोसोम कहते हैं, G2 फेज में इसे क्रोमोसोम कह सकते हो आप। ध्यान से देखें सारे बच्चे, ये G2 का है, ये G1 का है। जीवन में क्या होता है? एक क्रोमोसोम में एक क्रोमेटिड होता है। मेरी बात समझ में आई? क्लियर? और G2 में एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड होते हैं? 2 क्रोमेटिड होते हैं। अब मुझे सोच के बताओ, क्योंकि एम फेज G2 के बाद आता है, इसीलिए बचपन से हम क्रोमोसोम का ये डायग्राम बनाते हैं। समझ में आ रहा है? ये G1 फेज है, ठीक है। यहां पर क्रोमोसोम ऐसा बनता है। G2 फेज में क्रोमोसोम ऐसा बनता है, जहां एक क्रोमोसोम का मतलब एक और दो क्रोमेटिड होते हैं, ठीक है। ये क्रोमेटिड कहां से आए? इस क्रोमेटिन ने कंडेंस करके बनाया। क्या ये क्रोमेटिन एक क्रोमोसोम बनाएगा? नहीं, डिपेंडिंग ऑन स्पीशीज। ह्यूमन में 46, पी प्लांट में 14, समझ आ रहा है? ड्रोसोफिला में 8, सही है। स्पीशीज के हिसाब से नंबर ऑफ क्रोमोसोम बनते हैं। हर क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड होते हैं, पर यह क्रोमोसोम मुझे एम फेज का दिख रहा है। एम फेज G2 के बाद आता है, इसलिए क्रोमोसोम हमेशा ऐसे ही बनाए जाते हैं। पर ये दोनों क्रोमेटिड एक दूसरे की एग्जैक्ट कॉपी होती है। जो 100 जीन इसमें है वही 100 जीन इसमें है, बिल्कुल कोई अंतर नहीं होता। इसीलिए माइटोसिस में इन दोनों में से एक सेल को एक दे देते हैं और दूसरे सेल को दूसरा दे देते हैं, इसलिए वो दोनों सेल एग्जैक्टली सेम बनते हैं। किसको नहीं समझ में आई ये वाली बात? अब ये वो पॉइंट है जहां पर आप ये कह सकते हो सर ये तो दूसरे चैप्टर का है, लेकिन मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो समझो। सेल साइकिल क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल में क्या बदलाव होते हैं, G1 S G2 M, इस तरीके से हम लोग सेल साइकिल बनाते हैं। G1 फेज में जो डीएनए होता है उसका डबल डीएनए G2 फेज में होता है, क्योंकि S फेज में डीएनए को डबल किया जाता है, सही है।
तो G2 फेज के बाद जब M आएगा तो क्रोमोसोम डबल डीएनए के बाद बना रहे हो ना, बात समझ में आ गई? तो इसीलिए क्रोमोसोम हमेशा ऐसा बनाया जाता है। ये दोनों क्रोमोसोम क्या कहलाते हैं? सिस्टर क्रोमैटिड। एक क्रोमोसोम में यहां पर एक क्रोमोसोम बराबर में एक क्रोमैटिड, यहां पर एक क्रोमोसोम बराबर में दो क्रोमैटिड। अगर आप बात करो कि जीवन फेज में ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम दिखेंगे, 46 ही दिख सकते हैं, दिखते नहीं है, क्योंकि आपको पता है जीवन G2 में न्यूक्लियस होता है, क्रोमैटिन दिखता है। यदि दिखे, हम सोचें दिखे अगर, तो कैसा दिखेगा? 46 ऐसे ही दिखेंगे, सिंगल सिंगल वाले। अगर G2 फेज में दिखे तो कैसा दिखेगा? दो दो क्रोमैटिड वाला दिखेगा। अगर आप ये बात समझ पा रहे हो तो अगला चैप्टर बहुत आसान है। सही है? G1S G2 में क्रोमोसोम नहीं दिखते, क्या दिखता है? क्रोमैटिन, क्योंकि न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। एम फेज में जब सेल डिवाइड कर रहा है तो न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, क्या दिखेगा? क्रोमोसोम दिखेगा। कोई डाउट? किसी भी क्रोमोसोम में दो क्रोमैटिड चार आर्म होंगी, पर इस वाले में कितनी क्रोमैटिड है? एक क्रोमैटिड दो आर्म है। यहां पर सेंट्रोमियर का मतलब ऐसा कि दो सिस्टर क्रोमैटिड को ऐसे जोड़ा गया है, इसे कहते हैं प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। किसको? सेंट्रोमियर को। इसके ऊपर काइनेटोकोर एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है। क्लियर है? किसी भी क्रोमोसोम के एंड को क्या बोलते हैं? टीलोमियर बोलते हैं। समझ आ रहा है? क्या बोलते हैं? टीलोमियर बोलते हैं। यहां तक कोई डाउट है? ठीक है, समझ में आ रही है? सही है। कुछ क्रोमोसोम पे, सब पे नहीं, 46 में से कुछ पे मेरे पास यहां पर अलग से एक डीएनए होता है, ऐसे ऐसे अलग से डीएनए होता है, उसको हम क्या नाम बोलते हैं? सैटेलाइट। सैटेलाइट बोलते हैं, या इसी का नाम क्या होता है? सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन नाम होता है। अगर ये एक क्रोमैटिड पर है तो दूसरे पर भी होना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है? इस तरीके से है रोल, यही न्यूक्लियोलस बनाता है एक्चुअल में। हाँ बेटा, कहीं भी बना ले, ऊपर बना, एक मिनट रुक, सुन, एक ही साइड होता है, पर अब ये ऐसे है तो ऐसे हो जाएगा तो ऊपर हो जाएगा। सेल के अंदर ऊपर नीचे क्या होता होगा? कुछ भी नहीं। ठीक है, डॉटर क्रोमोसोम जब ये दोनों अलग हो जाएंगे तो दो डॉटर बनाओ, जल्दी से एक बार बनाओ। अभी पूछ पहले लिख तो ले, लिख ले फिर पूछ बच्चे, लिखो जल्दी। है डीएनए का ही बना होता है, बना डीएनए का ही होता है। ये क्रोमैटिन है पूरा, ये टोटल कितने क्रोमोसोम बनाएगा? 46। ये जीवन फेज में एक क्रोमोसोम है। काइनेटोकोर बनाना चाहे बना ले, पर जरूरत नहीं है मुझे। असल में क्या होता है, जीवन फेज में तो क्रोमोसोम नहीं दिखता, तो काइनेटोकोर कैसे दिखेगा? ये तो हमने वैसे ही बना दिया, होना नहीं चाहिए। होना क्या चाहिए जीवन फेज में और G2 फेज में? ये होना चाहिए। नहीं? बनाओ जल्दी, लिखो। न्यूक्लियोजम मिला नहीं पढ़ना अभी। हाँ हाँ ठीक है। तो समझ नहीं रहा मैं कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूं कि मान ले जैसे कोई चीज इस डायरेक्शन में आ रही है, तुझे यहां से दिखी, तो तू एज्यूम करेगा ना ऐसे आ रही होगी, वही एजम्पशन है। हम क्या कर रहे हैं कि ये अलग करके जेनेटिकली सेम चीज जा रही है, तो हम ये मानते हैं डबल भी हुआ है, तो हम ये मानते हैं कि एक ही सेंट्रोमियर पर ये दोनों जो कनेक्ट है ना, ये डबल हुए होंगे पहले। दिखता तो है नहीं क्रोमोसोम, ये तो अज्यूम कर रहे हैं हम लोग। ठीक है? हाँ, जल्दी करो भाई, एनसीईआरटी पढ़ जल्दी, एनसीईआरटी पढ़ो जो लिख लिया है। कल क्वेश्चन बनाना है, ये आज बनाना है। ठीक है? आज कोई मैच भी है? कौन सा मैच है? क्लास से निकाल दूंगा मैं। और कौन है? और कौन बता रहे मैच है?
सुबह वाले मैच का क्या हुआ? नहीं, शाबाश। है, हाँ क्या का मैच सही है, अब ठीक है। हैं? कौन जीता? साउथ अफ्रीका जीता। कितना रन बनाया था? पढ़ ले भाई। हाँ बेटा, आप मेरी बात सुनो ध्यान से। सुनो 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 सुनो। ये जो तुम सोच रहे हो ना कि मैच भी देख लेंगे और ये सारी चीज से कुछ होने वाला नहीं है। 10-5 मिनट इधर उधर भले ही वेस्ट कर लिया करो, पर प्लीज कोशिश करा करो दिन का समय पढ़ने में जाए। ठीक है? ये तो आते जाते रहेंगे मैच, उनको नहीं फर्क पड़ेगा। ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान रखा करो। चले, पढ़ भाई। लिख लिया? हाँ, जल्दी जल्दी फास्ट। मैं कुछ पॉइंट्स डिक्टेट कर रहा हूं, उसके बाद मुझे सेटेलाइट बताना है आपको। क्या हुआ बेटा? क्यों दुखी, क्या हुआ है? अच्छा, ये दिख ही नहीं रहा ये वाला एरिया। ये बंद कैसे होगा? लिख ले, अभी बहुत टाइम वेस्ट हो जाए। अच्छा, हाँ सीरीज में सही कह रहा है, बहुत सही। लिखो बेटा, हाँ बेटा। 1 मिनट। हाँ, डीएनए, डीएनए क्रोमेटिन क्रोमोसोम। देख, लेंथ डीएनए है, थोड़ा सा कंडेंस करूंगा क्रोमेटिन। सारे सेल में क्रोमेटिन होता है, खुला हुआ डीएनए तो हो ही नहीं सकता है। जब क्रोमेटिन को और कंडेंस करूंगा तो क्रोमोसोम बनेगा। पर क्या एक क्रोमेटिन से एक क्रोमोसोम बनता? नहीं, ये डिपेंड करता है स्पीशीज पे। सही है? ह्यूमन में 2 मीटर लंबा डीएनए कितना क्रोमोसोम बनाएगा? 46। सही है? और हर क्रोमोसोम में 2 सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं। कितने क्रोमेटिड होते हैं? 2। लिखना स्टार्ट करें भाई, पॉइंट्स बोल रहा हूं मैं, जल्दी फास्ट। हर स्पीशीज में नहीं, फिक्स होता है नंबर। जैसे हमारे हर एक सेल में 46 बनेंगे, तो किसी और में कितने बनेंगे? मान लो पी प्लांट के हर एक सेल में 14 बनेंगे। हाँ, वो हर क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड होते हैं अगर वो एम फेज में है, हर स्पीशीज में। ठीक है, लिखना स्टार्ट करें। सब में 2.2 मीटर नहीं है। 2.2 मीटर ह्यूमन का है लेंथ। हाँ बेटा, एम फेज में होगा, जीवन एस जी टू में नहीं दिखेगा। क्रोमेटिन तो जीवन एस जी टू में दिखेगा। हाँ हाँ, पूरे में दिखेगा, बोल। नहीं टूटता है वो, अपने आप हिस्सों में टूटता, अपने आप टूटता है वो। हाँ, सेटेलाइट बता रहा हूं, उस पर आ रहे हैं। बता रहा हूं बता रहा हूं बता रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट लिखो, लिखो फर्स्ट पॉइंट लिखो। पॉइंट वाइज लिखेंगे, 3-4 पॉइंट बस, जल्दी लिखो। लिखो इन G2 फेज, इन G2 और M फेज। इन G2, G2, G फॉर गोट। हाँ हाँ, पहले यूपी में होता था ना नकल, कहीं पर एक ऐसा सेंटर होता था, है ना? बच्चा इतना होशियार होता था कि एम लिखना नहीं आ रहा तो बोल रहे उल्टा डब्लू, है ना? वो सब 12th पास करता था। हाँ, वही उसी का एक्सटेंडेड वर्जन हुआ है ना ये एनटीए वाला। हाँ, उसको रटवाया तब भी उसको 200 नहीं आया, बताओ यार क्या कर रहे हैं। लिखो इन G2 फेज। बच्चे देखो, वो बैलेंस है लाइफ का, कहीं ना कहीं निकल जाएगा वो चीज समझ के चलो। तुम लोग चाहे कुछ भी सोचते रहो, मान लो यूजी में करा देंगे, वो यूजी में फेल हो जाएगा आगे जाके। वो कहीं ना कहीं चीजें हो जाती है, पीजी में फेल हो जाएगा। मान लो ठीक है पास हो गया तो पेशेंट ठीक नहीं होंगे। ठीक है, हॉस्पिटल खोल लिया पर पेशेंट उससे तो ठीक नहीं हो रहा है ना। ये चीज समझो ध्यान से, वो कहीं ना कहीं लाइफ बैलेंस कर देती है अपने आप। हार्ड वर्क का कोई सब्सिट्यूट नहीं है, ये ध्यान रखना हमेशा। इसमें कोई वो नहीं है। क्लियर है? आपको लगता होगा नहीं पेपर मिल गया बहुत अच्छा कर दिया होगा, कुछ नहीं होगा उसका। ठीक है पैसा है, पर कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है ना कि हम खुद पेशेंट देख रहे हैं। तुम्हें एक चीज समझनी पड़ेगी, एक समय के बाद तुम्हें पैसा तो एक अलग चीज होती है, पर जो तुम काम करते हो वो अच्छा करोगे, इसकी एक अलग सेटिस्फेक्शन होती है। मेरी बात समझ में आ रही है? वो डिफरेंट चीज है। वो उनको ही आएगी जिन्होंने मेहनत करके अचीव किया है। क्लियर है? तो अपनी इन चीजों पे फोकस रखो, बाकी छोड़ दो। लिखो, लिखो। हमने क्या बोला? इन G2 फेज एंड M फेज, M फेज, G2 फेज एंड M फेज, क्रोमोसोम विजिबल, क्रोमोसोम विजिबल,
G2 and M phase chromosome visible where each chromosome have two sister chromatid. Where each chromosome have two sister chromatid. Each, हर एक क्रोमोसोम में कितने सिस्टर क्रोमेटिड हैं? 2. अब लिखो सिस्टर क्रोमेटिड, इसे अगला पॉइंट करके लिख, सिस्टर क्रोमेटिड अटैच एट सेंट्रोमियर. सही है? सिस्टर क्रोमेटिड कहां अटैच है? सेंट्रोमियर पे, या सेंट्रोमियर दोनों को होल्ड करता है. सही है? क्लियर है? सेंट्रोमियर के ब्रैकेट में लिखो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन. सेंट्रोमियर लिख लोगे स्पेलिंग, ब्रैकेट में लिखो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन. क्या लिखोगे? प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन. लिख लिया? अगला पॉइंट लिखो ऑन सेंट्रोमियर, ऑन सेंट्रोमियर के ऊपर, ऑन सेंट्रोमियर डिस्क शेप, DISC, डिस्क शेप प्रोटीन स्ट्रक्चर, डिस्क शेप प्रोटीन स्ट्रक्चर known as काइनेटोकोर. known as, ये लिखा हुआ काइनेटोकोर, known as काइनेटोकोर. उस पे क्या अटैच होता है? स्पिंडल फाइबर. काइनेटोकोर ऑन विच कौन अटैच हो रहा है? स्पिंडल फाइबर अटैच. ऑन विच स्पिंडल फाइबर अटैच. सही हो गया? उसके ऊपर क्या अटैच हो रहा है? स्पिंडल फाइबर अटैच हो रहा है. दांत मत दिखाइए, इधर ध्यान रखिए. है क्या हो गया? पढ़ ले भाई. फीस जमा करवाना क्या तुमसे? तो स्कूल में होता था ना. ठीक है, अगला लिखो. हाँ, नेक्स्ट ये लिख लिया. उसके बाद लिखो एंड ऑफ क्रोमोसोम लिख. हाँ, अगला पॉइंट सेकंड. जो भी पॉइंट पिटाई कर दूं तुम लोगों की मैं, क्या फर्क पड़ जाएगा? फोर्थ है थर्ड है, चुपचाप लिखो ना उसे. भाई साहब कितने गधे हो तुम यार. एंड ऑफ क्रोमोसोम हैव टीलोमियर. एंड ऑफ क्रोमोसोम हैव टीलोमियर. सही है? टीलोमियर. एंड को क्या बोल रहे हैं? टीलोमियर. अगला पॉइंट लिखो सैटेलाइट. मतलब एक ऐसे टॉपिक लिखो सैटेलाइट, ऐसे छोटा सा लिखो सैटेलाइट. सैटेलाइट क्या होता है पहले सुन लो ध्यान से. कुछ क्रोमोसोम पे, सब पे नहीं, कुछ क्रोमोसोम पे, जैसे एक क्रोमोसोम मैंने बना दिया, ये मान लो होमोलोगस पेयर है, एक क्रोमोसोम ये बना दिया. ठीक है? तो सैटेलाइट डीएनए, सैटेलाइट क्या होता है? एक डीएनए होता है, वो ऐसे अटैच है इस पे, यहां पर ऐसे, यहां पर भी होगा इस पे. अगर होमोलोगस पे तो दोनों पे प्रेजेंट है. ठीक है? क्लियर है? तो ये डीएनए एक तरीके का, इसको सैटेलाइट कह रहे हैं. सही है? तो लिखो सैटेलाइट के लिए लिखो ऑन सम क्रोमोसोम. सब पे नहीं, सम मतलब कुछ. ऑन सम क्रोमोसोम एट टीलोमियर. ऑन सम क्रोमोसोम एट टीलोमियर समझ में आता है? एंड पे, एट टीलोमियर. ठीक है? टीलोमियर, ये पॉइंट्स लिखो. नॉन स्टेनिंग स्टेन नहीं होता आसानी से. डीएनए प्रेजेंट, नॉन स्टेनिंग डीएनए प्रेजेंट, उसका नाम है सैटेलाइट, नोन एज सैटेलाइट और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन. सैटेलाइट और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन.
अब सुन लो ध्यान से, इसका रोल है, यही न्यूक्लियोलस बनवाता है। रोल लिखो, रोल लिखो, रोल लिखो, हेल्प इन न्यूक्लियोलस सिंथेसिस। रोल, रोल है हेल्प इन न्यूक्लियोलस सिंथेसिस। क्या बनाता है? न्यूक्लियोलस बनवाता है। ठीक है बेटा, क्या बनवा रहा है? न्यूक्लियोलस बना। यहां तक कोई डाउट है? ठीक है, हाँ बेटा बोल। हर क्रोमोसोम पे नहीं होता, मेरी बात सुन। 46 क्रोमोसोम पे 5 पे सेटेलाइट है, न्यूक्लियस तो एक ही चाहिए ना, उनमें से कोई बनवा देगा। समझ आ रहा है? इसका मतलब यह है कि हर एक सेल में कोई ना कोई क्रोमोसोम पे सेटेलाइट होना ही चाहिए, किसी एक दो पे होता है। क्लियर है? ऐसे क्रोमोसोम को सैट क्रोमोसोम कहते, पहले हम नंबर लिखवाते थे, 13, 14, 15, 21, 22, 5 क्रोमोसोम होते हैं ह्यूमन में। अब जो लिख रहे हैं उन मत लिखो, कोई जरूरत नहीं है। है पैकेज में है, पुराने वाले नोट्स में है। ठीक है, नहीं करना, सही है। हाँ, ये इसलिए भी है बेटा, हमें समझ समझ के करना होता। आ जाओ, टाइप ऑफ क्रोमोसोम लिखेंगे, किस बेस पर है? ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर की पोजीशन के हिसाब से। आ जाओ, हमने ये इस तरीके से बना दिया, एक हमने ये बना दिया। देखो सेंट्रोमियर बना रहा हूं यहां पे, यहां सेंटर में है, सेंटर से थोड़ा ऊपर, थोड़ा और ऊपर, एकदम लास्ट में। ये दिख रहा है आपको? यहां पर क्या है? एट सेंटर, सही है। इसमें आर्म्स इक्वल होंगी, आर्म्स क्या होंगी? इक्वल होगी। इसके लिए वर्ड यूज करते हैं मेटा, है क्या वर्ड यूज करते हैं? मेटा सेंट्रिक। मेरी बात सुनो, मेटा फेस का मतलब सेंटर, क्रोमोसोम सेंटर पे आते हैं, इसलिए उसे मेटा फेस कहते हैं। यहां पर क्या लिख रहे हैं? मेटा सेंट्रिक। अब ये देखो, अवे फ्रॉम सेंटर, अवे फ्रॉम सेंटर, क्या लिखेंगे इसे? सब मेटासेंट्रिक। ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा सब। उसमें क्लोज टू एंड, क्लोज टू टीलोमियर लिख दूं? क्लोज टू टीलोमियर क्या लिखेंगे? एक्रोसेंट्रिक। बच्चे, जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा सुनो, सेंट्रोमियर की पोजीशन देख रहे हो, हम अलग अलग दिखा रहे हैं। यहां पर कहां है? एट टीलोमियर, क्या लिखेंगे? टीलोसेंट्रिक। क्या लिखेंगे? टीलोसेंट्रिक। क्लियर? सही है। तो हमारे पास मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, ये क्रोमोसोम की टाइप हैं। किसकी बेस पर? पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। किनके अंदर कौन सी ऐसी टाइप है जिसमें सिर्फ 2 आर्म होंगी? टीलोसेंट्रिक। बाकी सब में 4 आर्म होंगी। इक्वल आर्म मेटासेंट्रिक, अनइक्वल आर्म सब मेटासेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक, नहीं एक्रोसेंट्रिक। समझ आ रहा है भाई? इसे आर्म कहते हैं इसे। तो ये आर्म और ये आर्म की लेंथ अलग अलग है, इसकी और इसकी लेंथ सेम आएगी ना? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? इक्वल आर्म किस में होगी? मेटासेंट्रिक में। अनइक्वल इनमें, सेकंड और थर्ड में। और 2 ही आर्म आएंगी टीलोसेंट्रिक में। ठीक है, 2016 नीट का क्वेश्चन है, शॉर्ट आर्म और लॉन्ग आर्म का कुछ नाम दे रखा था, पी और क्यू करके। ठीक है, छोड़ दो, उसको नहीं पूछेगा। ठीक है, कैसे कैसे? टीलोसेंट्रिक में बेटा इसको इसको नहीं देखना है, आम इसको इसको देखना है, तो हम 2 ही आम बोलेंगे। ठीक है, जब हम आम का लेंथ कंपेयर कर रहे हैं तो इसको इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, इसको इसके साथ नहीं। ठीक है, ठीक है, और पूछो। सिस्टर क्रोमेटिड, सब में सिस्टर क्रोमेटिड बराबर है। अरे तुम समझ नहीं रहे, इधर देखो, ये मेरे को याद है 2017 वाले बैच में मैं क्वेश्चन करा रहा था, बच्चे ने क्वेश्चन गलत किया था, जो सिलेक्ट हुए थे उनका भी गलत था। देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, ये सिस्टर क्रोमेटिड है, इसकी और इसकी लेंथ, इसकी और इसकी लेंथ तो हमेशा बराबर आएगी। किसी को समझ आई नहीं आई? अगर क्वेश्चन में ये देता हूं कि इन सब मेटासेंट्रिक
लेंथ ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड आर अनइक्वल, ये गलत स्टेटमेंट है। सिस्टर क्रोमेटिड तो इन दोनों को कह रहे हैं, सेंट्रोमियर ऊपर नीचे हो रहा है। ये मुझे याद, मैंने कराया था 2017 वाले बैच में, पूरी क्लास का गलत था। ठीक है, देख मेरी बात सुन, ये तेरे पास दो सिस्टर क्रोमेटिड है, लेंथ बराबर है। मैं अगर सेंट्रोमियर यहां रखूं, यहां रखूं, यहां रखूं, इससे इनकी लेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा? समझ आ रहा है? तो चाहे सब मेटासेंट्रिक हो, एक्रोसेंट्रिक हो, लेंथ ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड तो बराबर होगी, और लॉजिकली बराबर होनी चाहिए जब सेम जीन है। भाई जब इसका जेनेटिक मटेरियल, इसका जेनेटिक मटेरियल सेम है, बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर ऑफ जीन है, तो लेंथ कम ज्यादा कैसे हो सकती है? नहीं समझ आया? हाँ वो अलग हो सकती है, वो इसकी होती है, इसकी इसके साथ ये वन हो जाएगा, वो मैंने कराया, ऊपर नहीं आएगा ये सब। अब बच्चे मेरा काम ये नहीं है कि मैं अपने नोट्स को 100% फॉलो करूं। रीजन क्या है? नोट्स बच्चों के हिसाब से होते हैं, ठीक है? ऐसे बहुत सारे टीचर है 10 साल से नोट्स वही हैं, मैं हर साल बदलता हूं, रीजन मुझे पता है उसमें क्या ऐड करना है, क्या हटाना है। क्लियर? इसीलिए मेरे 2 क्लास के नोट्स नहीं मैच करेंगे। कभी भी आप मैच करके देखना, एग्जैक्ट मैच ही नहीं करेंगे वो, क्योंकि वो वैसा नहीं है ना कि हमने खुद लिखा हुआ है उसको याद करके आते हैं लिखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर है? तो एक सीक्वेंस होता है, हमें पता है ये हटा देनी चाहिए चीज। जैसे वो पी बाई क्यू अचानक से आ गया था, वो आया ही नहीं किसी बच्चे को क्वेश्चन, ठीक है? तो हमें ऐसा कोई क्वेश्चन करना ही नहीं जो मतलब 20 साल में एक बार अचानक से आ गया, उसके लिए पढ़ा नहीं सकते हम, ठीक है? वो सबका ही गलत होगा। क्लियर? और वो हो सकता है ऑप्शनल में हो, उसके लिए कैसे पढ़ाए? क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। ये क्या होती है? माइक्रो बॉडी। हेडिंग डालो। ये सेल है बेटा आपके पास, सब बच्चे एक बार हेडिंग डालो, सेल। सेल में ये न्यूक्लियस है। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं सुनो, ये लाइसोसोम है। माइक्रोबॉडीज क्या होता है? माइक्रोबॉडीज क्या होता है? सेल के साइटोप्लाज्म में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं लाइसोसोम जैसे, इनमें एंजाइम प्रेजेंट होता है, वेसिकल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, इनमें अलग एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। इनको हमने नाम दे दिया माइक्रोबॉडीज। तो अगर आप ध्यान से देखो, माइक्रोबॉडीज क्या हैं? सबसे पहले कैसी शेप के हैं? वेसिकल लाइक हैं। सही है? ये प्लांट और एनिमल दोनों में होते हैं, प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, दोनों में होते हैं। और इनमें क्या होते हैं? स्पेशल एंजाइम है। अब इनको कोई नाम नहीं दिया, मेरी बात समझना ध्यान से बेटा। मेरा कहने का मतलब यह है कि लाइसोसोम भी एक वेसिकल ही था, उसको एक स्पेशल नाम दे दिया कि एक ऐसी बॉडी जो लाइसिस करती है, पर माइक्रो बॉडीज में अलग अलग नाम नहीं दिए गए। अब जैसे मैं अगर माइक्रो बॉडीज का उदाहरण दूं, तो उसमें एक आ जाता है पेरोक्सीजोम। क्या है? पेरोक्सीजोम। ये प्लांट में भी मिलता है और एनिमल में भी मिलता है, और इसके अंदर 2 एंजाइम आपने याद करने हैं। उन 2 एंजाइम का नाम है कैटलेज और पेरोक्सीडेज। बायोमोलिक्यूल के लास्ट पेज पर ये एंजाइम के नाम दे रखे हैं। ये क्या करते हैं बेटा? ये आप में से किसी को चोट लगी हो, कुछ व्हाइट कलर का उस पर डालते हैं, झाग निकलता है, ऐसे देखा है ना? वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है। तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड को H2O और O2 में तोड़ते हैं ये एंजाइम। ये हार्मफुल चीज है, समझ में आ रहा है? तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, सेल के अंदर वेसिकल जैसे कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं जिनमें अलग अलग एंजाइम होते हैं, उनको अलग अलग नाम ना देके कॉमन नाम दे दिया है, क्या? माइक्रो बॉडीज। अगर नाम देना चाहो तो उसका एक एग्जाम्पल क्या है? पेरोक्सीजोम है, दूसरा एग्जाम्पल ग्लाइऑक्सीजोम है। तो इनका कॉमन नाम क्या है? माइक्रोबॉडी। कॉमन नेम क्या है? माइक्रोबॉडी। मेरी बात समझ में आई? बोलो। अलग से नाम नहीं दिया गया। अच्छा, अगर तुम अपनी एनसीईआरटी चेक करोगे, पेरोक्सीजोम प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों के डायग्राम में बना हुआ है, ठीक है? सही है? इसलिए एनसीईआरटी लिखती भी है कि माइक्रोबॉडी क्या है? वेसिकल जैसे हैं, स्पेशल एंजाइम होते हैं, प्लांट और एनिमल दोनों में मिलते हैं। नोट करिए जल्दी, है बेटा?
लाइसोसोम, लाइक्रोसोसोम माइक्रोबॉडी बोल दे पर उसको अलग नाम दे दिए तो क्यों बोलेगी? बोल सकती है लेकिन लाइसोसोम को उसकी इज्जत ज्यादा है, उसको एक नाम दे दिया अब हमने, ठीक है। चलिए, हाँ भाई, अभी 2 टॉपिक बचे हैं, छुट्टी नहीं हुआ है, तुम्हें तो पता ही नहीं टॉपिक बच रहे नहीं है। नहीं नहीं, हाँ। पेरोक्सिसोम बेटा एक माइक्रोबॉडी होती है जिसमें एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, उन एंजाइम के नाम क्या है? कैटलेज और पेरोक्सीडेज। जो क्या करता है? H2O2 को तोड़ता है इसमें और इसमें, दोनों एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, पेरोक्सीडेज और कैटलेज। हाइड्रोजन पेरोक्साइड पता है H2O2 को बोलते हैं, वो हार्मफुल चीज होती है सेल के अंदर, उसको लेस हार्मफुल बनाना है, H2 और O2 में तोड़ना है। समझ में आ गया? ठीक है बेटा। क्या माइक्रोबॉडी? अब पिटाई कर दूंगा तेरी, हम यूकैरियोटिक सेल पढ़ रहे हैं, दूसरा ये मेम्ब्रेन बाउंड है, प्रोकैरियोट में होगी। फिर क्या कर रही है? दोनों एंजाइम एक ही माइक्रोबॉडी में। तकिया ला दूं भाई? तकिया उकिया ला दे? हैं? बताओ। पैर ऊपर रख लो टेबल पे, आराम से सो। हाँ, दोनों को निकाल दूंगा, रखो। है ना? चलो हेडिंग डालो। सेल के कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है, सेल थ्योरी बतानी है। दोनों एक ही के अंदर दोनों एंजाइम होते हैं, हाँ दोनों मिलके तोड़ते हैं, रिएक्शंस नहीं पढ़ने हमने, ठीक है। हेडिंग डालो डेफिनेशन ऑफ सेल। इसके कुछ पॉइंट्स हैं, ध्यान से सुनेंगे बेटा। सबसे पहला पॉइंट बेटा, ग्लाइऑक्सीजोम्स जो होते हैं फैट के डाइजेशन के होते हैं। सुनो सुनो सुनो, 1 मिनट और सुने बेटा। कैस्टर में ऑयल होता है, तो जो सीड जिनके अंदर ऑयल होता है उनमें ग्लाइऑक्सीजोम्स होते हैं, ठीक है। तो माइक्रोबॉडी प्लांट और एनिमल में मिल जाती है, पर ग्लाइऑक्सीजोम सिर्फ प्लांट में मिलता है। तो कोई ऐसी माइक्रोबॉडी जो दोनों में मिलती है वो पेरोक्सिसोम है, ठीक है। इसलिए मेनली हम पेरोक्सिसोम ही पढ़ते हैं। पेरोक्सिसोम फोटोसिंथेसिस चैप्टर में कुछ काम करता है, फोटो रेस्पिरेशन। क्या करता है? फोटो रेस्पिरेशन, ठीक है। हेडिंग डालो डेफिनेशन ऑफ सेल। पहला पॉइंट भैया इसको खत्म करना, आजकल मैं सेल साइकिल स्टार्ट करूंगा। हाँ पहले बता रहा हूं, तुम लोग जो फिजिक्स पढ़ रहे हो ना 10-10 बजे तक, तो 15 मिनट तो यहां भी खराब होगा। लिखो हेडिंग डालो, पहले लाइन लिखो। सबसे पहले लिखो, लिखो डिफरेंस इन लिविंग एंड नॉन लिविंग। शॉर्ट में करेंगे, ये ज्यादा वो नहीं है। डिफरेंस इन, अंतर, अंतर कहते हैं उसे डिफरेंस को हिंदी में। डिफरेंस इन लिविंग एंड नॉन लिविंग। डेफिनेशन के नीचे एक लाइन लिखनी है, लाइन लिखनी है। नॉन लिविंग के ब्रैकेट में लिखो, एनसीईआरटी उसके लिए वर्ड यूज करती है इन एनिमेट। नॉन लिविंग के लिए क्या वर्ड यूज करती है? इन एनिमेट। एनिमेट लिख ले। नॉन लिविंग के लिए एक वर्ड लिखा हुआ इन एनिमेट, फिर तू कॉपी लेके आएगा मार्क करेगा, पहले ही बता रहा हूं। डिफरेंस इन लिविंग एंड नॉन लिविंग, नॉन लिविंग को लिखो इन एनिमेट, इज प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल। इज प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल। इसका अर्थ है भाई, ये पूरी एक लाइन है, कोई डिफरेंस नहीं लिखवा रहा हूं। कुछ लोगों ने लाइन खींच ली होगी, मैं एक लाइन लिखवा रहा हूं डेफिनेशन ऑफ सेल के अंदर। डिफरेंस इन लिविंग एंड नॉन लिविंग इज प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल, बस। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल। किस में सेल होगा? इन एनिमेट में नहीं, लिविंग में सेल होता है, सही है। अब अगला पॉइंट लिखो, सेल इज स्ट्रक्चरल, सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज, यही तुम्हें आता था इस पूरे चैप्टर में, ठीक है। सेल इज स्ट्रक्चरल
एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। वहां पाओ, शाबाश, बहुत बढ़िया, मैं यही सुनना चाह रहा था, वाह। तो एम्स जाएगा, तुमने ऐसे क्या किया होगा, 9th क्लास में बोला होगा, टीचर ने बोला तू एम्स जाएगा। अब टीचर को क्या पता आगे क्या कितना बड़ा रास्ता है। हाँ, बायो लिया है, लिखो। हाँ, यही सोच के बायो लिया, अभी तक ये नहीं समझ में आ रहा है कि कहां डीएक्स लगाना है, कहां डीटी लगाना है, यही चल रहा है हमारे साथ। चलो बस भाई, अरे सुन लो ध्यान से, अगला पॉइंट लिखो। देखो, सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसके लिए कुछ प्रॉपर पॉइंट्स है, वो सुन लो ध्यान से। सबसे पहले इसमें पॉइंट वाइज लिखो, लिखो सम प्रूफ या सम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट टू सपोर्ट दिस डेफिनेशन, स्टेटमेंट टू सपोर्ट दिस डेफिनेशन। इस डेफिनेशन को कौन सी स्टेटमेंट सपोर्ट कर रही है? स्टेटमेंट टू सपोर्ट दिस डेफिनेशन, दो स्टेटमेंट है। पहली, एक तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, सही है, यही था ना क्वेश्चन आपका। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का क्या है? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, एग्जिस्टेंस है, विच कैन परफॉर्म, जो क्या कर सकता है? जीवन के सारे काम कर सकता है। विच कैन परफॉर्म ऑल फंक्शंस ऑफ लाइफ, जिंदा रहने के लिए जो भी जरूरत है वो सब कर सकता है। स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंट फंक्शनल यूनिट का मतलब है एक सिंगल सेल अकेला जीवित रह सकता है, अकेला माइटोकॉन्ड्रिया जीवित नहीं रह सकता, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को सेल नहीं कहते। समझ आ रहा है? इसका यह मतलब है। दूसरी मतलब क्या है? एनीथिंग लेस देन सेल, जो हम बोल रहे हैं, एनीथिंग लेस देन सेल नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। कुछ भी ऐसा जो सेल से छोटा है उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। एनीथिंग लेस देन सेल नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कोई भी ऐसा जो सेल से छोटा है उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया अकेले जीवित नहीं रह सकता। ये उस डेफिनेशन को, तो अगर मैं ये स्टेटमेंट डालूंगा, असर्शन डालूंगा, तो ये रीजन है। तुम्हारे पास जो क्वेश्चन था ये ऊपर थी या नीचे थी? याद आ रहा है किसी को? जो टेस्ट हुआ था उसमें क्वेश्चन था, ये असर्शन में था, वो रीजन में था। सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, इसका रीजन है कि अकेला सेल जीवित रह सकता है, सारे काम कर सकता है, और कोई भी चीज जो सेल से छोटी है वो अकेले जीवित या जिंदा रह नहीं सकती। बात समझ में आ रहा है? तो उस स्टेटमेंट का ये रीजन बन जाएगा। क्लियर? समझ आया? वो क्वेश्चन में उल्टा था, जो आप डाउट कई बच्चों ने पूछा था, ठीक है, कुछ को पता भी नहीं क्वेश्चन आया था, नहीं है? सही है, क्वेश्चन आया, हमें नहीं आया, नहीं। हाँ ठीक है, चलो आगे करेंगे। बहुत बढ़िया, चमत्कारी बच्चे तुम। हेडिंग डालो डिस्कवरी ऑफ सेल। 2 लाइन लिखेंगे, 2 लाइन लिखेंगे इसमें डिस्कवरी ऑफ सेल में। सबसे पहले भाई पढ़ लो यार, ये इसको खत्म करना जरूरी है आज भाई, कल क्वेश्चन में बहाना मार दोगे नहीं तो तुम पुराने पापी हो सब। इधर देखो भाई, डिस्कवरी ऑफ सेल, इसमें सिर्फ आपने 2 और 3 साइंटिस्ट का नाम लिखना है, ठीक है। सबसे पहले चाहो तो रॉबर्ट हुक लिख लो, रॉबर्ट हुक लिख लो, लिखो फर्स्ट लाइन लिखो, रॉबर्ट हुक ने क्या किया था। भाई मैं ये वाली चीजें आपको नहीं समझाऊंगा, कि जिसको दिक्कत है तो बताओ इसमें भी। ये तो आपने 6th 5th कभी तो सुना होगा। सुनो देखो रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, सुनो। रॉबर्ट हुक ने डेड सेल्स देखे तो, जो छाल होती ना कॉर्क उसके अंदर, और बोला था हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर है, सही है। अब वो यूनिसेलुलर था मल्टी सेलुलर था? मल्टी सेलुलर। तुम्हारा जो क्वेश्चन गलत हुआ वो इसलिए गलत हुआ, वो जो क्वेश्चन गलत हुआ था ना अभी टेस्ट में, उसमें यूनिसेलुलर लिखा हुआ था। रॉबर्ट हुक ने मल्टी सेलुलर चीज ऑब्जर्व करी थी, है ना? हाँ, वो लिवन हॉक था, ठीक है, समझ में आ गया? लिखो, लिखो रॉबर्ट हुक का लिखो, फर्स्ट लिखो, ऑब्जर्व, ऑब्जर्व फर्स्ट सेल, ऑब्जर्व फर्स्ट सेल इन
कॉर्क फर्स्ट सेल इन कॉर्क टिश्यू, और ब्रैकेट में लिखो डेड सेल। कॉर्क टिश्यू ब्रैकेट में लिखो डेड सेल था भाई। कैसा सेल था? डेड था। यहां तक समझ में आ रही है? अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, लेवेनहुक। लेवेनहुक, चलो लेवेनहुक के लिए लिखो, लेवेनहुक के लिए लिखो, ऑब्जर्व, ऑब्जर्व फर्स्ट लिविंग सेल इन पॉन्ड वाटर। सही है? ऑब्जर्व फर्स्ट लिविंग सेल इन पॉन्ड वाटर, ब्रैकेट में लिखो प्रोटिस्टा ऑब्जर्व किया था। ऑब्जर्व फर्स्ट लिविंग सेल, लिविंग सेल पहला किसने देखा था? लेवेनहुक ने। सही है? क्लियर है? वो डिफरेंस है। ठीक है। तीसरा रॉबर्ट ब्राउन, क्या ऑब्जर्व किया? न्यूक्लियस। लिखो खुद से, डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या डिस्कवर किया? न्यूक्लियस। अब मेरी बात सुना, एनसीईआरटी ने क्या बोला है? एनसीईआरटी ने बोला है जैसे जैसे बेटर माइक्रोस्कोप आते गए वैसे वैसे हम सेल की बेटर डिटेल्स देखते चले गए। ये लाइन लिखी है। ठीक है? रॉबर्ट ब्राउन क्या लिखा हमने? डिस्कवर न्यूक्लियस। अगला पॉइंट लिखो, अगला पॉइंट लिखो जल्दी से। नेक्स्ट पॉइंट है, देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या, सुनना ध्यान से। नेक्स्ट पॉइंट है कि as discovery of better microscope occur, as discovery of better microscope occur, discovery of better microscope occur, better microscope occur, with this भाई इसके साथ हिंदी में लिख ले, with this detailed structure, with this detailed structure of cell discovered। डिटेल स्ट्रक्चर किसके साथ डिस्कवर हुआ? जैसे जैसे माइक्रोस्कोप इंप्रूव गए। लास्ट टॉपिक सेल थ्योरी, जल्दी। कोई ऐसा है जिसको कल पढ़ना ही है? अभी कर लो यार, इसको खत्म करते। देखो पहले पॉइंट सुन लो ध्यान से, मैं जो जो बात बोल रहा हूं अगर आपको एक बार में समझ में आ जाएगा, इंपॉर्टेंट है। देखो मेरी बात सुन लो पहले सारे, इधर देखें सारे। हमारे पास दो साइंटिस्ट हैं यहां पे। गड़बड़ कहां है ध्यान से सुनना, नहीं तो क्वेश्चन गलत करोगे, मैं पहले बता रहा हूं। दो साइंटिस्ट हैं, एक स्किल्डन है, एक शिवान है। इधर देख बेटा, इसका ईयर 1838 है, 39। ये क्या है? जर्मन बॉटनिस्ट है। अरे इधर ध्यान रखो, बोलो ना। ब्रिटिश जूलॉजिस्ट है। सही है? अब इसने क्या किया था सुनो, इसने ऑब्जर्व किया था प्लांट्स ऑब्जर्व किए थे, और इसने स्टेटमेंट दी थी कि ऑल प्लांट, और जो उसके टिश्यू हैं, ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट सेल, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट सेल्स। इसने बोल दिया कि अलग अलग टाइप के प्लांट सेल्स से बना हुआ है। शिवान ने क्या किया? सिमिलर ईयर में, देखो यहां स्टेटमेंट क्या है, शिवान ने क्या किया? शिवान ने सिमिलर ईयर में क्या किया? ऑब्जर्व किए एनिमल सेल, ऑब्जर्व किए एनिमल सेल, जिसमें बाहर की तरफ आउटर एक थिन लेयर थी, थिन लेयर थी, जो आज जानी जाती है नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मेरी बात समझ में आ रही है? तो उन्होंने बोला कि सारे एनिमल सेल में मेरे पास एक आउटर मेम्ब्रेन है, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कह रहे हैं, जो आज हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में जानते हैं। एक पतली सी लेयर है हर एक एनिमल सेल में। दूसरा इन्होंने क्या किया? ऑल्सो ऑब्जर्व प्लांट सेल, ऑल्सो ऑब्जर्व प्लांट सेल। और इन्होंने एक स्टेटमेंट दी, उन्होंने बोला कि इनमें क्या है? सेल वॉल प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है प्लांट में? सेल वॉल प्रेजेंट है। तो जो सिवान की स्टेटमेंट थी वो सुनो, और फिर सेल थ्योरी की स्टेटमेंट लिख रहा हूं। सिवान की स्टेटमेंट थी कि ऑल प्लांट्स
and animal composed of cell and its product. मेरी बात समझना ध्यान से. अब क्या हुआ, अब क्या हुआ यहां पे देखना, इन्होंने क्या किया, फॉर्मुलेट करी सेल थ्योरी. अब यहां पर आपको समझना पड़ेगा, दो तरह की स्टेटमेंट है एनसीईआरटी में. जब सेल थ्योरी की स्टेटमेंट है जिसमें दोनों का कंट्रीब्यूशन है, इसका इसका, वो स्टेटमेंट है ऑल ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल एंड इट्स प्रोडक्ट. अब मैं यहां पर क्यों ये बोल रहा हूं, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए, शिवान की स्टेटमेंट वो ये थी प्लांट और एनिमल की, और जो सेल थ्योरी की स्टेटमेंट है जिसमें दोनों का कंट्रीब्यूशन है, उसमें ये स्टेटमेंट है कि सभी ऑर्गेनिज्म सेल और उसके प्रोडक्ट के बने हैं. दोनों बातें अलग अलग हैं. मेरी बात समझ में आ रही है. स्किल्डन ने काम किया सिर्फ प्लांट सेल्स पे, शिवान ने काम किया प्लांट सेल और एनिमल सेल पे. एनिमल सेल पे उन्होंने बोला कि बाहर में परत होती है, सही है, उसको आज हम किसके नाम से जानते हैं, सेल मेम्ब्रेन. दूसरा उन्होंने बोला कि प्लांट सेल में एक स्पेशल फीचर है, सेल वॉल होती है. उन्होंने बोला कि सभी प्लांट और एनिमल सेल और उसके प्रोडक्ट के बने हैं. प्रोडक्ट क्या होता है, जैसे ब्लड के अंदर धागे होते हैं, कोलेजन या ये सब थ्रेड्स होते हैं ना किसी भी कनेक्टिव टिश्यू में, तो वो सेल से ही तो बनते हैं. किससे बनते हैं, सेल से बनते हैं. अब स्किल्डन और शिवान ने मिलके जो सेल थ्योरी बनाई, उसका ये पॉइंट था. यहां पर सेल थ्योरी का पॉइंट है सभी प्रकार के ऑर्गेनिज्म, शिवान की स्टेटमेंट है प्लांट और एनिमल के रिस्पेक्ट में. ये फर्क समझ में आ रहा है, ये फर्क समझ में आ रहा है. अब इसमें इनका ड्रॉबैक क्या है, ड्रॉबैक क्या है, हाँ ड्रॉबैक क्या है, नॉट एबल टू टेल हाउ सेल अराइज, हाउ सेल अराइज. ठीक है. अब ये देखो, अब हमारे पास ये है मॉडिफाइड फॉर्म. यस, ये क्या है, मॉडिफाइड सेल थ्योरी है, जिसमें पहली स्टेटमेंट किसकी है, स्किल्डन एंड शिवान की, और ये वाली किसकी है, रुडोल्फ वर्चो की. कुछ के ऊपर से जा रहा है, मुझे समझ में आ रही है. रुडोल्फ वर्चो 1955, इन्होंने बोला ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल. कैसे, कैसे, बाय डिवीजन, बाय डिवीजन. इसके लिए उन्होंने बोला ओमनिस सेलुला ई सेलुला. अरे भाई सुन लो 2 मिनट, मैं क्या बोल रहा हूं, सुन लो, पहले सुन लो, ज्यादा जल्दी ना भागो, 2 मिनट में कुछ नहीं होना क्या, ठीक है ना. 18 तो 100 लिखा है, 100 साल ज्यादा हो गए. हाँ. इस वक्त हम क्या कर रहे थे, 1855 के आसपास लड़ाई की तैयारी कर रहे थे, नहीं है ना, अंग्रेजों ने खूब पीटा. हाँ हम 1857 की लड़ाई की तैयारी कर रहे थे, नहीं है, है? हाँ 1857 का विद्रोह, ठीक है, यहीं आसपास हम कर रहे थे, हम यहाँ थे. इधर पढ़ लो यार, इधर पढ़ लो, कुछ नहीं हो रहा, इधर जान दो, मैं जो बता रहा हूं सुनो. एक स्टेटमेंट है सेल थ्योरी की, उसमें यह नहीं बताया गया कि नया सेल कैसे बना. रुडोल्फ वर्चो ने सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया और बोला कि जो भी सेल आते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से आते हैं, कैसे, डिवीजन से. उसके लिए वर्ड यूज किया ओमनिस सेलुला ई सेलुला. ठीक है, ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल. कैसे, बाय डिवीजन. क्लियर है. अब अगर मैं पूछूं आपसे कि सेल थ्योरी की एक्सेप्शन क्या है, वायरस, प्रायोन्स, वायरॉइड, क्योंकि ये सेल नहीं है, दे आर नॉट सेल. नहीं तो सारे सेल सेल थ्योरी में आने चाहिए. सेल थ्योरी कहती है कि सभी ऑर्गेनिज्म सेल और उससे बने हुए प्रोडक्ट के बने हुए हैं. दूसरा, सारा सेल किसी दूसरे सेल के डिवीजन से ही बना है. और ये किसने मॉडिफाई की है, रुडोल्फ वर्चो ने 1855 में. उसके लिए वर्ड यूज किया है ओमनी सेलुला ई सेलुला. इसका मतलब है ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल. ठीक है, नोट कर लो, आप उस पीडीएफ से भी लिख सकते हो. अब कल आप क्या करोगे, है, हाँ लास्ट स्लाइड दिखा रहा हूं. अब आप क्या करोगे, कल सभी लोग क्वेश्चंस करके आएंगे. आज टाइम लगेगा 2-3 घंटे 4 घंटे. अभी तो कुछ ने नोट्स याद करने नहीं शुरू किए होंगे. कौन कौन है,
नहीं किया ना अभी शुरू? करो करो उसको। है पहले। हाँ और क्या? असल में क्या होता है, सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है बताता हूं।